क्या हुआ कि ये मान लो आपका टूथ है। वैसे ये क्वेश्चन तो आपको बिना उसके भी इजीली हो सकता है सॉल्व, पर फिर भी मैं समझा देता हूँ। जब भी टूथ पे फोर्स लगती है तो टूथ क्या होता है, टूथ का जो सर्वाइकल एरिया है ये कंप्रेस भी होता है और थोड़ा सा टेंसाइल फोर्सेस भी लगती है। तो जो सर्वाइकल एरिया ऑफ टूथ है इसमें कंप्रेसिव फोर्सेस भी लग रही हैं और टेंसाइल फोर्सेस भी लग रही है। ठीक है, जब भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या बोलेंगे, टेंशन। खींचने वाली फोर्सेस टेंसाइल फोर्सेस। तो ये कंटिन्यूस कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स लगने से क्या होता है, ये जो एरिया है यहाँ का इनेमल चिप ऑफ हो जाता है। तो इस एरिया का इनेमल चिप ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पे एक वेज शेप का डिफेक्ट बन जाएगा सर्वाइकल एरिया में। ठीक है, तो ये फ्लेक्सुरल फोर्सेस के कारण, टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स लगने के कारण जो ये वेज शेप के डिफेक्ट हुए हैं इनको बोलते हैं एब्फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्फ्रैक्शन। तो आंसर इसका जाएगा एब्फ्रैक्शन। इरोजन क्या होता है, इरोजन होता है कि कुछ लोगों के पेट में एसिडिटी बहुत होती है तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स होने के कारण एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसके कारण एसिड बार बार प्रोड्यूस होता है माउथ में, तो ओवर द टाइम मिनरल का लॉस हो जाता है एनिमल से, तो उसको बोलते हैं इरोजन। एट्रीजन क्या होता है, एट्रीजन मींस दो, अब किसी की डीप बाइट है, डीप बाइट के कारण अपर और लोअर टीथ टकरा रहे हैं, टकराने के कारण एक साइड के टीथ ने दूसरे साइड के टीथ को घिस दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, एट्रीजन। अब्रेजन क्या होता है, अब्रेजन मींस यहाँ पे टूथ के दो टूथ सरफेस के कांटेक्ट के कारण वियर हो रहा था। अब्रेजन मींस टूथ ब्रश से आपका इनेमल वियर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, अब्रेजन। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या होती है आपको क्लियरली। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें कोई और जरूरत नहीं पड़ेगी। अब है केरीज बैलेंस। अभी तक मैंने बताया था आपको प्राइमरी मॉडिफाइंग फैक्टर एंड सेकंड मॉडिफाइंग। अब जो मैं बता रहा हूँ वो है केरीज बैलेंस। ठीक है, केरीज बैलेंस क्या होता है, केरीज बैलेंस मतलब कुछ तो है प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया सलाइवरी फ्लो। सलाइवरी फ्लो अगर 1 से 1.5 ml पर मिनट है स्टिमुलेटेड वाला, तो मतलब वो क्या है, प्रोटेक्टिव फैक्टर है। ठीक है, आप फ्लोराइड यूज कर रहे हो, ठीक है, सॉल्ट में फ्लोराइड होता है, वाटर में फ्लोराइड होता है, तो या फिर फ्लोराइड वार्निशेस यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर सिल्वर एसडीएफ होता है। क्या होता है एसडीएफ का फुल फॉर्म है सिल्वर डाइअमीन फ्लोराइड। कोटिंग सी लगती है इसकी, ये भी फ्लोराइड की कोटिंग होती है। तो ये सब क्या है, रीमिनरलाइजेशन कैपेसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव फैक्टर है। गुड ओरल हाइजीन, आपने इंटरडेंटल एड्स यूज किए ओरल हाइजीन के लिए, टूथ ब्रश यूज किया, प्रॉपर 2 टाइम्स ब्रशिंग की, पावर्ड ब्रशेस यूज किए, तो वो सब क्या है, गुड ओरल हाइजीन। Strategies that maintain a healthy microbiome. Healthy microbiome means acidogenic and acidic bacteria. यही तो केरीज प्रमोटिंग होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो चीज रोक दे उसे बोलेंगे हेल्दी माइक्रोबायोम। इन बैक्टीरिया के अलावा नॉन एसिडोजेनिक नॉन एसिडियूरिक बैक्टीरिया अगर ग्रो कर जाएं तो उसको बोलेंगे हेल्दी माइक्रोबायोम। मींस माइक्रोब तो है लेकिन वो माइक्रोब हैं जो केरीज को बचा रहे हैं, ना कि केरीज को कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रेटेजी जो हेल्दी माइक्रोबियोम बनाते हैं उसमें से एक है प्रोबायोटिक्स, दूसरी है प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स में बेसिकली ऐसे माइक्रोब्स डाल दिए जाते हैं जो इनको खत्म कर देते हैं और खुद वहां पे डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, फिर होता है पीएच मॉडिफायर्स, फिर च्युइंगम होती है जाइलिटोल। ठीक है, ये सब, और एक और है ये इरिथ्रिटोल। तो ये सब का काम क्या है, माइक्रोबायोम को चेंज कर देना। फिर है स्ट्रेटजीज दैट मॉड्यूलेट अ डिसबायोटिक माइक्रोबायोम, ये भी माइक्रोबायोम्स को खत्म कर रहा है। इसमें से एक एग्जांपल है एसडीएफ, जो मैंने बताया सिल्वर डाई अमीन फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोराइड क्या करता है, इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, और ये एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो ये कुछ माइक्रोब्स को क्या करता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो डिसबायोटिक माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए सिल्वर पेप्टाइड्स, टिन्स, एंटी माइक्रोबियल ये अवेलेबल हैं जो कि प्रोटेक्टिव फैक्टर में। तो ऑल ऑफ दीज आर प्रोटेक्टिव फैक्टर। पैथोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं जो केरीज को बढ़ाती हैं, जैसे एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हो गया, लो सलाइवरी फ्लो हो गया,
फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया, पुअर ओरल हाइजीन हो गई, ये सारे फैक्टर्स केरीज को प्रमोट करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पैथोलॉजिकल फैक्टर एक्सेप्ट, या फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर केरीज एक्सेप्ट। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल है ये, केरीज मैनेजमेंट बेस्ड ऑन मेडिकल मॉडल। इस पे अभी रिसेंटली एम्स में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, और ये हर साल मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ बच्चों को, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि इस पर क्वेश्चन आएगा, इस बार आया। देखो पहले क्या होता था, पहले कैविटी दिखी तो क्या करते थे, कैविटी दिखते ही उसको प्रिपेयर किया, टूथ प्रिपरेशन की और उसको रिस्टोर कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के मॉडल को बोलते हैं सर्जिकल मॉडल, कि आपने क्या किया, डिजीज को तो खत्म कर दिया, लेकिन डिजीज हो क्यों रही है उसको खत्म नहीं किया। अब ये कंसेप्ट नहीं है, अब एक नया कंसेप्ट आया। क्या आया नया कंसेप्ट? नया कंसेप्ट आया अब मेडिकल मॉडल। क्या है मेडिकल मॉडल? मेडिकल मॉडल मतलब कि आपको रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने किसी इंडिविजुअल में, आपको वो फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं जिससे केरीज हो रही है, और आपको उनको कंट्रोल में करना है, ठीक है। तो प्राइमरी फोकस ऑफ मेडिकल मॉडल इज एट पेशेंट लेवल, ठीक है, आइडेंटिफाइंग द रिस्क फैक्टर। पेशेंट लेवल पे जाके रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है, ये है इसका, ठीक है, क्लियर है। पहले क्या था, टूथ लेवल पे ट्रीटमेंट होता था सिर्फ, जिसको हम बोलते थे रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट या सर्जिकल मॉडल। अब ये मेडिकल मॉडल में है क्या इंपॉर्टेंट, देखो ये टेबल देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये प्राइमरी etiology मतलब पेशेंट की क्या सिम्टम्स हैं, और ये है कि क्या तुमने ट्रीटमेंट दिया है उसमें, ठीक है। कैरियोजेनिक बायोफिल्म रिजल्टेंट फ्रॉम अ कैरियोजेनिक डाइट, कि कैरियोजेनिक डाइट के कारण कैरियोजेनिक बायोफिल्म जो बनी है वो, उसको खत्म करने के लिए आपने क्या किया। तो पहले जब भी केरीज होती है तो पेशेंट का सिम्टम क्या होएगा, कि इनिशियल डीमिनरलाइजेशन देखने को मिलेगी, या फिर हम कहें व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मान लो किसी में आपने व्हाइट स्पॉट देखी, तो आपका नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए, आप उस व्हाइट स्पॉट को रीमिनरलाइज करने की ट्राई करोगे, या फिर उस व्हाइट स्पॉट को एक्सकेवेट करके उसमें रेस्टोरेशन करोगे। अगर आपने सीधे रेस्टोरेशन कर दी तो उसको बोलते हैं सर्जिकल मॉडल, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना। आपने सिम्टम देखा क्या, डीमिनरलाइजेशन लीजन्स इन टिथ, तो अब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, कौन सा, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट, थेरेपी देनी शुरू की। क्या थेरेपी दोगे आप होस्ट रेजिस्टेंस को इंप्रूव करोगे, ठीक है, होस्ट के रेजिस्टेंस को, मतलब कि टूथ को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो केरीज से बच पाए, मतलब कि जो हमने इससे पिछले वाले में पढ़े थे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, इनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, बायोफिल्म मॉडिफिकेशन, एस म्यूटेंस वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाए, दूसरे माइक्रोबायम आ जाए, ये हम ट्राई करेंगे। बायोफिल्म की पीएच को एलिवेट करेंगे, 5.5 होती है ना क्रिटिकल पीएच, उससे ज्यादा पीएच रहे, हम ये ट्राई करेंगे। एनहेंसिंग रीमिनरलाइजेशन, रीमिनरलाइजेशन एनहेंस करने के लिए हम फ्लोराइड्स और सीपीपी एसीपी ये सब जो होते हैं फ्लोराइड रीमिनरलाइजेशन रीमिनरलाइजिंग एजेंट, उनको यूज करेंगे, ठीक है। तो थेरेपेटिक ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल मॉडल, उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज है, बायोफिल्म मॉडिफिकेशन, एलिवेटिंग बायोफिल्म पीएच एंड एनहेंसिंग रीमिनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये तो होता है थेरेपेटिक ट्रीटमेंट। तो पहले आप करोगे थेरेपेटिक ट्रीटमेंट, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद आपका नेक्स्ट आएगा ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये है कि आपको अब केरीज हो गई है, या तो आप उस केरीज के लीजन को अरेस्ट कर दोगे, ठीक है, आप वहां पे फ्लोराइड वगैरह लगा के उस लीजन को अरेस्ट कर दिया, एसडीएफ लगा दिया आपने वहां पे, या फिर फ्लोएबल कॉम्पोजिट लगा दिया, या फिर कैविटेटेड लीजन है तो आप उसको रिस्टोर कर दोगे, ठीक है। तो जो प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशन है, पीआरआर, प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशन, या फिर मिनिमल इन्वेजिव रेस्टोरेशन, या फिर फ्रैंक रेस्टोरेशन, ये तीनों किस में आएंगे, ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक। तो रीमिनरलाइजेशन वाली जो चीजें हैं, या अरेस्ट ऑफ लीजन है, या रेस्टोरेशन ऑफ कैविटेटेड लीजन है, ये सब क्या आएगा, ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक, इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब
आपने मान लो ये पहले पेशेंट आया, आपने व्हाइट स्पॉट देखे, आपने उसको थेरेपेटिक चेंजेस कर दिए, उसके अंदर थेरेपी, उसके अंदर कुछ ऐसी हैबिट डेवलप कर दी कि वो क्लीनिंग रखे, अच्छे से सफाई रखे, बायोफिल्म डेवलप नहीं होने दे, और ऐसी कंडीशन रखे कि वहां पर रीमिनराइजेशन पॉसिबल हो सके, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ट्रीटमेंट थेरेपेटिक कर दिया। उसके बाद व्हाइट स्पॉट को खत्म करने के लिए आप उसको रीमिनलाइज करोगे, मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री से उसको रीमिनलाइज करोगे, तो वो हो जाएगा ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक। उसके बाद आपको थोड़े दिन बाद एनालाइज करना है कि वो अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करता है या नहीं करता, इसको बोलते हैं इवेल्युएशन। तो पोस्ट ट्रीटमेंट असेसमेंट आएगा नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप है पोस्ट ट्रीटमेंट असेसमेंट थेरेपेटिक, मतलब फिर से रीवेलुएट करो कि वो रिस्क फैक्टर को कम कर पाया या लो रिस्क फैक्टर मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो पोस्ट ट्रीटमेंट असेसमेंट थेरेपेटिक नेक्स्ट स्टेप है। तो आपको यही चीजें जो ट्रीटमेंट थेरेपेटिक में थे, उन्हीं चीजों को रिवेलुएट करना है कि वो पेशेंट वो चीजें फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या अभी भी उसका एस म्यूटेंट काउंट बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ये सब इवेलुएट करना है, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट असेसमेंट एंड थेरेपेटिक। और फाइनल होता है पोस्ट ट्रीटमेंट असेसमेंट एंड सिम्टोमेटिक, मतलब अगर सेकेंडरी केरीज हैं किसी पेशेंट में, रेस्टोरेशन के अराउंड केरीज हैं, या फिर नई न्यू केरीज लीजन है, तो उन सब चीजों को आपको ट्रीट करना पड़ेगा पोस्ट ट्रीटमेंट असेसमेंट सिम्टोमेटिक। एग्जामिनेशन ऑफ टीथ फॉर न्यू लीजन, असेसमेंट ऑफ लीजन एक्टिविटी, असेसमेंट ऑफ लीजन प्रोग्रेशन, ये सब चीजें किसमें आएंगी, पोस्ट ट्रीटमेंट असेसमेंट सिम्टोमेटिक। तो ये चार पहले सिम्टम देखोगे, फिर थेरेपेटिक ट्रीटमेंट दोगे, फिर उसके बाद रेस्टोरेशन करोगे, फिर रेस्टोरेशन के करने के बाद रिवेलुएट करोगे कि वो सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्क फैक्टर को कम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको वापस रीइंफोर्स करोगे सफाई रखने के लिए। और अगर फिर आप एसेस करोगे न्यू लीजन तो डेवलप नहीं हो रहे, अगर न्यू लीजन डेवलप हो रहे हैं तो थेरेपेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। ये इस पूरे मॉडल का पर्पस है। तो इस बार एम्स में क्वेश्चन आया था रीमिनरलाइजेशन और रेस्टोरेशन ऑफ कैविटेटेड लीजन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रीटमेंट थेरेपेटिक, ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक, पोस्ट ट्रीटमेंट असेसमेंट थेरेपेटिक और पोस्ट ट्रीटमेंट असेसमेंट सिम्टोमेटिक। तो ये चार कैटेगरी दी थी, उनमें से पूछा था ये बताओ किसको बिलोंग करेगा, तो ये किसमें बिलोंग करता है, ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक। ओके, हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू थेरेपेटिक ट्रीटमेंट ऑफ केरीज मैनेजमेंट, मेडिकल मॉडल ऑफ केरीज मैनेजमेंट एक्सेप्ट, और उसमें तीन ऑप्शन ये थे, बायोफिल्म मॉडिफिकेशन, एलिवेटिंग बायोफिल्म पीएच, एनहेंसिंग रीमिनराइजेशन, और फोर्थ है रेस्टोरेशन ऑफ कैविटेटेड लीजन। तो ऑल एक्सेप्ट में क्या आ जाएगा, रेस्टोरेशन ऑफ कैविटेटेड लीजन, क्योंकि रेस्टोरेशन ऑफ कैविटेटेड लीजन कहाँ पे आएगा, सिम्टोमेटिक के अंदर। क्लियर है बात सबको, समझ में आ रहा है सबको? अगर सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज ग्रुप पे एक बार डाल दो कि यस इट इज अंडरस्टैंडेबल। एक या दो पर्सन्स प्लीज मैसेज करके बता सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट है बायोफिल्म। तो ये एक्चुअली है तो ऐसी चीज जो पेरियो में भी आएगी, हर जगह आएगी, बट हम इसको अपने एंडोस पर्सपेक्टिव से, कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार है ना लाइन से क्वेश्चन आता है, तो ये स्टडवेंट से अगर लाइन आ गई तो फिर आपको पता होना चाहिए वहां पे क्या मेंशन किया हुआ है। तो बायोफिल्म बेसिकली पहले तो क्या होती है, देखो एक टूथ सरफेस है, ठीक है, मान लो ये टूथ सरफेस है, सबसे पहले इसके ऊपर बनती है एक्वायर्ड इनेमल पेलिकल, ठीक है, सलाइवरी प्रोटीन की एक कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इनेमल पेलिकल। ये विद इन 2 आवर्स बन जाती है, डिन्यूनेटेड सरफेस पे 2 आवर्स पे बन जाती है, ठीक है। अगर इसको आप छोड़ दो तो इसके अंदर 24 आवर्स के अंदर बायोफिल्म बन जाती है, ठीक है। 24 आवर के बाद अगर इसको छोड़ दो बिना ब्रश किए 1 वीक, तो इसमें क्या बन जाएगा, प्लाक, और 3 वीक के अंदर मैच्योर प्लाक बन जाएगा। ये मैंने आपको पूरे टाइमलाइन बता दी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्वायर्ड इनेमल पेलिकल फॉर्म आफ्टर हाउ मच टाइम, 30 मिनट से 2 आवर्स के बीच में एक्वायर्ड इनेमल पेलिकल बन जाती है, 24 आवर में बायोफिल्म बन जाती है,
1 वीक में प्लाक बन जाता है और 3 वीक में मैच्योर प्लाक बन जाता है। तो बायोफिल्म बेसिकली होती क्या है? बायोफिल्म के अंदर बैक्टीरिया होता है, देयर बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और 80% इसके अंदर होता है वाटर। कितना वाटर होता है? 80% वाटर। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, बायोफिल्म इज कंपोज्ड ऑफ बैक्टीरिया, उनके बाय प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मींस जो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंट हुए हैं वो, और फाइनली वाटर। ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इतना ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है कि एक अपीयरेंस देता है जिसको बोलते हैं हम hedgehog फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, hedgehog अपीयरेंस इज सीन इन व्हाट? तो बायोफिल्म जो होती है उसमें एक अपीयरेंस देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं hedgehog फॉर्मेशन, ठीक है। तो hedgehog फॉर्मेशन के अंदर 3 चीज याद रखनी है आपको। पहले तो एक बेस होता है, बेस बनता है एक्टिनोमाइसिस से। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है कौन से बैक्टीरिया? एक्टिनोमाइसिस, ठीक है। दूसरा, ये पर्पल कलर के फिलामेंट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो मेन जो hedgehog बेसिकली क्या है, जैसे आपने साइकिल के पहिए देखे होंगे ना, व्हील, उसमें ये फिलामेंट्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं hedgehog अपीयरेंस। तो जो बेस है वो किसका है? एक्टिनोमाइसिस का। ये जो फिलामेंट्स हैं ये किसके बने हुए हैं? कॉर्नबैक्टीरियम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, hedgehog अपीयरेंस में फिलामेंट्स किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं कोरिन बैक्टीरियम से। और जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं वो कहाँ पे हैं? पेरिफ्री पे। तो ये जो पेरिफ्री पे पड़े हुए हैं ये क्या है? हमारे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। एक्टिनोमाइसिस आर फाउंड एट द बेस, कोरिनोबैक्टीरियम आर फाउंड एट द दिस फिलामेंट्स आर कोरिनबैक्टीरियम, और ये जो यहाँ पे हैं इनको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेप्टोकोकाई। क्लियर है सबको? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 80% वाटर होता है इसके अंदर, 2 × 10⁻11 बैक्टीरिया पर ग्राम होता है। फिर एक हाइपोथेसिस था, प्लाक हाइपोथेसिस, जो दिया था लॉयश ने। किसने दिया था? लॉयश ने। प्लाक हाइपोथेसिस 2 टाइप का है, स्पेसिफिक प्लाक हाइपोथेसिस एंड नॉन स्पेसिफिक प्लाक हाइपोथेसिस, जो आप पेरियो में पढ़ते हो। स्पेसिफिक प्लाक हाइपोथेसिस ये कहता है कि कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं प्लाक के अंदर जो केरीज कॉजिंग होते हैं, सभी बैक्टीरिया केरीज कॉजिंग नहीं होते हैं। नॉन स्पेसिफिक प्लाक हाइपोथेसिस होता है कि कोई भी बैक्टीरिया होता है, कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया नहीं होता जो केरीज कर सकता है। यही फर्क है बस दोनों में। लेकिन अब रिसेंटली एक हाइपोथेसिस आया जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल प्लाक हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल प्लाक हाइपोथेसिस किसने दिया था? मार्श एट अल ने। कब दिया था? 1994 में। ये एक एमसीक्यू आ सकता है आपके लिए कि इकोलॉजिकल प्लाक हाइपोथेसिस किसने दिया था? मार्श एट अल ने। इकोलॉजिकल प्लाक हाइपोथेसिस क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट मॉडिफाई होता है, लोकल एनवायरनमेंट मॉडिफाई होता है टूथ के अराउंड, वैसे वैसे इकोलॉजी भी शिफ्ट होती है, ठीक है। बैक्टीरिया की वैरायटी चेंज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल प्लाक हाइपोथेसिस। ये किसने दिया था? मार्श एट अल ने। तो ये है इकोलॉजिकल प्लाक हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे ही मान लो शुगर इनटेक एक्सेस हो जाए, शुगर इनटेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्ट्रेस डेवलप होएगा उस एनवायरनमेंट में। स्ट्रेस क्यों डेवलप होएगा? एसिड प्रोडक्शन के कारण। बहुत ज्यादा जितनी शुगर लोगे उतनी ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगी, तो वहां पे सबसे पहले क्या डेवलप हो गया एनवायरनमेंट में? स्ट्रेस, ठीक है। इस स्ट्रेस के कारण चेंज आएगा, एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? एसिड प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है तो न्यूट्रल पीएच विल चेंज इनटू लो पीएच। तो सबसे पहले क्या हुआ? एसिड प्रोडक्शन हुआ, एसिडोजेनिक हुआ, ठीक है। मतलब एसिडोजेनिक बैक्टीरिया है। फिर क्या हुआ? एसिड यूरिक। क्यों? क्योंकि लो पीएच हो गया था। अब लो पीएच में ऐसे बैक्टीरिया आएंगे जो एसिडो यूरिक हो, मतलब एसिडिक वाली एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। इसलिए अब तक जो टूथ सरफेस पे जो बैक्टीरिया मिलता है वो याद करना है। सबसे ज्यादा पहले टूथ सरफेस पे जो मिलता है बैक्टीरिया वो होता है एस सेंग्विस। बाद में ये एस सेंग्विस एसिड लो पीएच एनवायरनमेंट में रिप्लेस किए जाते हैं एस माइटिस से, ठीक है। तो जो एस सेंग्विस या एस ओरेलिस होते थे, इनका इकोलॉजिकल शिफ्ट हो गया किसमें? स्ट्रेप्टोकोकन म्यूटेंस या फिर लैक्टोबैसिलाई। तो पिट एंड फिशर केरीज के लिए जो 2 सबसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया हैं वो कौन कौन से हैं? एस म्यूटेंस एंड लैक्टोबैसिलाई।
इससे क्या होगी, डिजीज होगी। डिजीज क्या होगी, रीमिनरलाइजेशन। अब तक जो इनामल में रीमिनरलाइजेशन हो रहा था, देखो केरीज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, रीमिनरलाइजेशन भी होगा, डीमिनरलाइजेशन। पहले डीमिनरलाइजेशन होगा, फिर रीमिनरलाइजेशन। जब तक बैलेंस बना हुआ है तब तक तो केरीज एविडेंट नहीं होगी, लेकिन जैसे ही डीमिनरलाइजेशन ज्यादा होने लग जाए, रीमिनरलाइजेशन कम होने लग जाए, तो वहां पे केरीज एक्टिव, केरीज प्रोग्रेसिव या डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे क्या होगा, रीमिनरलाइजेशन विल कन्वर्ट इनटू डीमिनरलाइजेशन। तो ये है इकोलॉजिकल प्लाक हाइपोथेसिस। तो सीक्वेंस याद होनी चाहिए, सबसे पहले स्ट्रेस, फिर एनवायरनमेंट, फिर इकोलॉजिकल शिफ्ट, फिर डिजीज। या फिर अगर हम इसको निमोनिक में याद करें तो ये हो गया सीड। सीक्वेंस है इकोलॉजिकल प्लाक हाइपोथेसिस की, स्ट्रेस, एनवायरमेंटल चेंज, इकोलॉजिकल शिफ्ट एंड डिजीज। शुगर ज्यादा लो, एसिड बनेगा, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया आएंगे, न्यूट्रल पीएच लो पीएच में कन्वर्ट हो जाएगा, एस सैंग्विस एस म्यूटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, रीमिनरलाइजेशन डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये है इकोलॉजिकल प्लाक हाइपोथेसिस। अब ये तो थ्योरीज हो गई कि कैसे केरीज होती है, मतलब क्या इकोलॉजिकल शिफ्ट होता है, बैक्टीरिया का शिफ्ट होता है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल टूथ क्लीनिंग एड्स आते हैं टू रिमूव बायोफिल्म एंड प्रिवेंट केरीज। ये चीज है जो बायोफिल्म को मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी, विद इन 2 आवर्स अ सेल फ्री ऑर्गेनिक फिल्म डिपॉजिट ऑन द टूथ सरफेस, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इनेमल पेलिकल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्वायर्ड इनेमल पेलिकल कितनी देर में डिपॉजिट होती है, आफ्टर 2 आवर ऑफ क्लीनिंग। ठीक है, इस पेलिकल का क्या यूज है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ एक्वायर्ड इनेमल पेलिकल एक्सेप्ट। तो एक्वायर्ड इनेमल पेलिकल के 3 फंक्शन है। पहला तो ये इनेमल को प्रोटेक्ट करती है, दूसरा प्रोक्सिमल सरफेस में ये क्या करती हैं, जब टूथ आपस में अंडर ऑक्लूजन मूव करते हैं तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शंस को कम करती है, फ्रिक्शन को कम करती है। और तीसरा, अब ये एक प्रोटीन की लेयर है, तो ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स बनाएगी जिसमें रीमिनरलाइजेशन हो सकता है। तो दीज आर द 3 मेन फंक्शन ऑफ एक्वायर्ड इनेमल पेलिकल। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ एक्वायर्ड इनेमल पेलिकल एक्सेप्ट। ठीक है, तो क्या क्या काम है, इनेमल को प्रोटेक्ट करना, फ्रिक्शन को बचाना, और मैट्रिक्स प्रोवाइड करना फॉर रीमिनरलाइजेशन। दीज आर द 3 फंक्शन ऑफ एक्वायर्ड इनेमल पेलिकल। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बैक्टीरिया पे, कि कौन से सरफेस पे कौन से बैक्टीरिया है। तो एक बार यहीं पे याद कर लो, जैसे मैंने बताया था, टीथ पे सबसे पहले बैक्टीरिया कौन सा आता है, एस सैंग्विस। मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है सांगवान, तो मैंने तो उससे याद किया हुआ है कि वो दांत पे रहता है। कहाँ रहता है, दांत पे। तो याद रखना, टीथ पे कौन रहता है, सांगवान, एस सैंग्विस। ठीक है, जो कि नॉन केरियस होता है। बाद में एनवायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने के बाद यहाँ पे शिफ्ट किस में हो जाता है, एस म्यूटेंस एंड लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि टंग पे कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा। टंग पे क्या होता है, सलाइवा, तो सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, एस सैलिवरस। म्यूकोजा पे क्या मिलेगा, एम फॉर एम, एस माइटिस, एस माइटिस मिलेगा म्यूकोजा पे। ठीक है, जिंजाइवल क्रेवाइसिस में कौन से मिलेंगे, हमेशा फ्यूजोबैक्टीरियम, स्पाइरोकीटा, टिनोमाइसिस। ठीक है, फिलामेंटस बैक्टीरिया मिलेंगे जिंजाइवल क्रेवाइसिस में। ठीक है, वेलियोनिला, इनेमल। अब 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनेमल केरीज के लिए। क्वेश्चन आता है इनेमल केरीज के लिए क्रिटिकल पीएच कितनी होती है, क्रिटिकल पीएच होती है इनेमल केरीज के लिए 5.5। और कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इनेमल केरीज के लिए, एस म्यूटेंस। एस म्यूटेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेमल केरीज। एस म्यूटेन की 5 सब क्लासेस होती हैं, एस रेटस, क्रेसेटस, तो वो आप पल्स में पढ़ लेना, उसमें सब स्पीशीज हैं। ठीक है, एस्माइटिस, रेटस, क्रेसेटस, ऐसे सोब्रिनस, तो वो पढ़ लेना आप। ठीक है, फिर डेंटीन केरीज कौन कौन सी होती हैं, डेंटीन केरीज के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, एस म्यूटेंस एंड लैक्टोबैसिलाई। एक क्वेश्चन आता है, प्रोग्रेशन ऑफ केरीज इन डेंटीन। कॉजेशन के लिए तो एस म्यूटेन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोग्रेशन ऑफ डेंटाइनल केरीज, इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेशन ऑफ डेंटिनल केरीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन है, लैक्टोबैसिलस। रूट केरीज,
रूट केरीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्टिनोमाइसिस। ये भी एमसीक्यू आता है। अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि जो इनेमल केरीज है या स्मूथ सरफेस केरीज होती है, उसका यूजुअल शेप कैसा होता है? वी शेप। रूट केरीज का शेप कैसा होता है? यू शेप। तो याद रखना, रूट केरीज इज ऑलवेज यू शेप। क्लियर है ये बात सबको? अभी रूट इनके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो टू टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। प्राइमरी कॉलोनाइजर्स वो होते हैं जो पहले जाके किसी एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। सेकेंडरी कॉलोनाइजर्स वो होते हैं जो बाद में आते हैं, लेट स्टेज ऑफ डिजीज में आते हैं। ठीक है, जब एनएरोबिक एनवायरनमेंट हो जाता है। तो जब तक एरोबिक एनवायरनमेंट होता है तो वहां पे होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, एक्टिनोमाइसिस। जैसे ही वो एनाएरोबिक एनवायरनमेंट हो जाता है तो सेकेंडरी कॉलोनाइजर्स आते हैं, जिसमें आते हैं फिलामेंटस और स्पाइरोकीटल। तो इसमें आता है पोरफोरामाइनास इंटरमीडिया, प्रेविटोला इंटरमीडिया, पी लोस्ची, कैप्नोसाइटोफेगा, एफ न्यूक्लियटियम, पी जिंजिविलिस। ये सारे हैं सेकेंडरी कॉलोनाइजर्स। तो प्राइमरी कॉलोनाइजर मतलब पहले केरीज प्रोक करने के लिए कौन है? ये। लेकिन केरीज जब एस्टेब्लिश हो जाए तो सेकेंडरी कॉलोनाइजर होते हैं, और वो ये सारे बैक्टीरिया। ठीक है, तो याद रखना, हो सकता है पूछ ले ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी कॉलोनाइजर एक्सेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी कॉलोनाइजर कौन है। केरीज होती कैसे है? मान लो सबसे ज्यादा केरियोजेनिक मैंने क्या होता है? सुक्रोज। फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट, नॉन फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट आर नॉट केरियोजेनिक। ठीक है, और क्या क्या नॉन केरियोजेनिक है? मैंने जैसे बताया फ्लोराइड क्या करेगी? केरीज को कम करती है। और क्या है? और है जैसे कि फैटी एसिड। फैटी एसिड्स भी केरीज को कम करती है। ठीक है, फैटी एसिड क्या करता है? केरीज को कम कैसे करता है? क्योंकि ये कुछ माइक्रोब्स है जिनके अटैचमेंट को ये टूथ सरफेस पे रोकता है, इसलिए ये केरीज को कम करता है। ठीक है, और उनके लिए लीथल होता है। चीज, चीज के अंदर हाईएस्ट कंटेंट क्या किस चीज का होता है? प्रोटीन का। चीज भी एंटी कैरियोजेनिक होता है। ठीक है, एक आयन होता है मॉलिब्डेनम, वो भी एंटी कैरियोजेनिक होता है, मॉलिब्डेनम। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ये सब एंटी कैरियोजेनिक है। इन पे कभी भी एमसीक्यू आ सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी कैरियोजेनिक एक्सेप्ट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सुक्रोज को फर्मेंट करके किस में कन्वर्ट करते हैं? बैक्टीरिया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब इसमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है ज्यादा केरीज के लिए? ये ग्लूकोज वाला, क्योंकि ग्लूकोज टूट के आगे क्या बनता है? ग्लूकान्स एंड फ्रक्टान्स। इस ग्लूकान में भी दो होमोपॉलीमर बनते हैं, एक डेक्स्ट्रान बनता है, एक म्यूटान बनता है। ये जो डेक्स्ट्रान होता है ये हाईली सोल्यूबल होता है और ये स्टिकी होता है, और ये जाके इजिली टूथ सरफेस पे जाके अटैच हो जाता है, और ये प्लाग बैक्टीरिया से इजिली डिग्रेड हो जाता है। तो मोर केरी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी केरीज जब होती है, ठीक है, तो प्लाक में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो केरियोजेनिक होता है? तो हमेशा डेक्स्ट्रान। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया डेक्स्ट्रान प्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली सब एसिडोजेनिक हैं, एसिड यूरिक हैं। ये तो सारे केरियोजेनिक बैक्टीरिया इसी कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। लेकिन उनमें से जो डेक्स्ट्रान प्रोड्यूसिंग होते हैं उनकी केरियोजेनिसिटी और भी ज्यादा होती है। तो ये डेक्स्ट्रान प्रोड्यूसिंग आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा, इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये रेस्पॉन्सिबल है केरीज होने के लिए। ठीक है, अब ये जो तो ग्राफ दिख रहा है ये है स्टीफन्स का, इसको बोलते हैं स्टीफन्स का। स्टीफन एक रिसर्च स्कॉलर था, उसने क्या किया? उसने देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर इनटेक का क्रिटिकल पीएच से क्या लेना देना है। ठीक है, तो क्रिटिकल पीएच कितनी थी? 5.5। ठीक है, तो ओरल कैविटी में जो अपना सलाइवा है ये कितनी देर के लिए 5.5 से नीचे पीएच में रहता है? जितना ज्यादा टाइम के लिए रहेगा उतना ही चांसेस डीमिनरलाइजेशन के बढ़ जाएंगे। है ना, ये क्लियर है ना सबको? तो ये इसने यही देखा कि अगर आप 3 टाइम्स अ डे मील ले रहे हो, ठीक है, 3 टाइम खाना खा रहे हो, तो उससे क्या हुआ? ये क्रिटिकल पीएच है। ठीक है, ये क्रिटिकल पीएच दिख रही है 5.5। ये सिर्फ इतनी सी देर के लिए, छोटी सी देर के लिए, इस छोटी सी देर के लिए ये नीचे जाता है और फिर वापस रिस्टोर हो जाता है, जाता है रिस्टोर हो जाता है, जाता है रिस्टोर हो जाता है।
तो 3 टाइम्स अ डे पे उसने देखा कि या तो क्रिटिकल पीएच से नीचे जाता ही नहीं है, और जाता भी है तो कुछ विद इन 15-20 मिनट्स के लिए जाता है, फिर वापस रिस्टोर हो जाता है नॉर्मल। लेकिन अगर यही फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दो तो क्रिटिकल पीएच से नीचे जाता है, रिकवर होता है, जाता है, रिकवर होता है, जाता है, रिकवर होता है, ये होते 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 मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्रिटिकल पीएच से नीचे ही है ओवरऑल। तो इसलिए ये क्या करती है, केरीज। तो उसने ये देखा फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर इनटेक अगर ज्यादा कर दें तो क्रिटिकल पीएच से नीचे सलाइवरी पीएच रहती है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, विच विल रिजल्ट इनटू डीमिनरलाइजेशन। ये इसका हाइपोथेसिस था। ठीक है, तो एक चीज और उसने नोटिस की, क्या नोटिस की कि जब आपने शुगर इनटेक लिया है यहाँ पे एट 0, ये लिया 0 पे आपने शुगर इनटेक, तो आपकी पीएच जैसे ये, ओके। जैसे आपने शुगर इनटेक किया विद इन फर्स्ट 20 मिनट्स, ये यहाँ से आए विद इन 20 मिनट्स, 10 to 20 मिनट्स में आपकी पीएच चलेगी लोवेस्ट। विद इन 10 to 20 मिनट्स आफ्टर ग्लूकोज रेंज आपकी पीएच लोवेस्ट हो गई, यहाँ पे हो गई ना, जो भी रेस्पेक्टिव है। ये ग्रीन वाली ये केरीज रिस्क के हिसाब से 3 ग्राफ है। तो उसने ये कहा कि जैसे आपने ग्लूकोज लिया उसके विद इन 20 मिनट्स में आपकी पीएच बॉटम पे आ जाती है, सबसे कम आ जाती है, और उसके बाद ओवर 1 आवर के अंदर वो वापस नॉर्मल लेवल पे आने की ट्राई करती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक बार शुगर ले लेने के बाद कितने टाइम के बाद पीएच वापस नॉर्मल में आती है। तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 आवर। ठीक है, 1 से 2 घंटे के अंदर वो नॉर्मल होती है, ये उसने देखा। लेकिन तो उसने यही बोला कि अगर आप 3 टाइम्स अ डे मील ले रहे हो तो वो नॉर्मल हो जाएगी 2 घंटे के बाद, फिर वो नॉर्मल रहेगी काफी टाइम तक, फिर दोबारा जब खाना खाओगे फिर 10 मिनट में नीचे आएगी, फिर वापस रिस्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से केरीज होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर बार बार आप मील लेते रहोगे तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रिकवरी है ये हो ही नहीं पाएगी, और ये रिकवरी अगर नहीं हो पाई तो वो फिर पीएच क्रिटिकल पीएच से नीचे रहेगी बायोफिल्म की, और फिर वहां पे केरीज हो जाएगी। तो उसने ये 2 चीज एक्सप्लेन की, फर्स्ट की शुगर लेने के बाद ग्लूकोज रिंस करने के बाद पीएच डिक्रीज कैसे होता है और रिस्टोर कैसे होता है। तो 10 to 20 मिनट्स में सबसे कम होता है। तो अगर क्वेश्चन आए कितनी देर बाद मिनिमम होता है, तो 20 मिनट्स में मिनिमम हो जाता है, और रिकवर कितने देर में हो जाता है, 1 आवर to 2 आवर्स में वापस पीएच नॉर्मल पे हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक ऑफ शुगर बढ़ा दो तो पीएच तो केरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक टेबल है मैंने डाल दी है, ये अपनी स्टेटमेंट के अंदर ही है टेबल, तो आप पढ़ सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केरीज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो टूथ में क्या क्या है, टूथ कॉम्पोजिशन कैसा है, मतलब मोर मिनरलाइज्ड है या फिर लेस मिनरलाइज्ड है, न्यूली इरप्टेड है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी हैं, पिट एंड फिशर डीप तो नहीं है, के आई यू वी इन शेप के हैं कि नहीं है, ठीक है। पोजीशन क्या है, रोटेटेड टिथ होते हैं तो वहां पे प्लाक एक्यूमुलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे केरीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टाइट कांटेक्ट है, नॉर्मल ऑक्लूजन है, उसमें कम चांसेस होते हैं। तो टूथ फैक्टर हो गया, सलाइवा फैक्टर में आ गया, सलाइवा की कॉम्पोजिशन क्या है, सलाइवा की पीएच क्या है, क्वांटिटी क्या है, मतलब कितना सलाइवरी फ्लो रेट है, सलाइवा की विस्कोसिटी कैसी है। जैसे जीरोस्टोमिया का पेशेंट है तो जीरोस्टोमिया के पेशेंट में सलाइवरी फ्लो होता है लो, वेरी लो होता है। तो वेरी लो कितना बताया था मैंने, लेस देन 0.7 ml पर मिनट। तो उन केसेस में केरीज के होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर सलाइवा की विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो भी केरीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सलाइवा के अंदर कुछ एंटीबैक्टीरियल फैक्टर्स होते हैं, जो लैक्टोपेरोक्सिडेज एंजाइम होती है, लाइसोजाइम होती है, ये सब मैं अभी बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। तो ये सब सलाइवा के चीजों पे डिपेंड करते हैं। फिर थर्ड आ जाता है डाइट। डाइट मैंने बता दी है आपको, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो तो चांसेस ऑफ केरीज बढ़ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ा दो, चांसेस ऑफ केरीज बढ़ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम कर दो, चांसेस ऑफ केरीज कम हो जाएगा। एसिडिक बेवरेजेस खाओगे, सिट्रस फ्रूट या फिर कोल्ड ड्रिंक पियोगे, तो ये सब क्या करेंगे, केरीज को बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये डीमिनरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। वहीं पे फ्लोरीन माउथ रिंसेस करोगे तो केरीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ होस्ट फैक्टर को मॉडिफाइंग करने का बता रखा था, ये
अगर आता है तो आपको इसको पूरा अंडरस्टैंड करना है। कोर्स फूड है, जैसे पुराने जो हमारे पुराने जो विलेजेस में रहते थे, उनकी डाइट कैसी होती थी? कोर्स डाइट होती थी। तो कोर्स डाइट होने के कारण क्या होता था, वो स्टिकी नहीं होती थी, तो टूथ सरफेस पे स्टिक नहीं करती थी, बायोफिल्म नहीं बनती थी, बायोफिल्म नहीं बनती तो केरीज होने के चांसेस कम होते थे। आज के दिन हम बर्गर्स पिज्जा खाते हैं, तो बर्गर्स एंड पिज्जाज में क्या होता है? स्टिकी फूड होता है। स्टिकी फूड होने के कारण क्या होता है कि वो मोर केरीज प्रमोटिंग है, तो क्वालिटी ऑफ डाइट भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये चीजें बताना चाहिए। तो ये है, जैसे अब ये 4 तरह के टाइप के ऑफ फिशर्स हो सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसी इमेज दे दें, पूछ ले कि एक और कोई इमेज दे दें, पूछे कि इनमें से बताओ कौन सा पिट एंड फिशर का टाइप नहीं है। तो ये वाले सारे टाइप्स हैं वी, यू, आई एंड के। ये पिट एंड फिशर के टाइप्स हैं कि ऐसे पिट एंड फिशर्स होते हैं। इनके अलावा कुछ और दे रखा हो तो उस टाइप का पिट एंड फिशर नहीं होता। ठीक है, एस म्यूटेंस जब भी आता है उसके कितने टाइम के बाद ओक्लूजल पिट एंड फिशर केरीज होती है? 6 to 24 आवर होता है। ठीक है, तो जो हमारा पिट एंड फिशर सीलेंट होता है वो हम न्यूली इरप्टेड टूथ में डालते हैं, यूजुअली न्यूली इरप्टेड टूथ में डालते हैं। क्यों डालते हैं पिट एंड फिशर सीलेंट न्यूली इरप्टेड टूथ में? ताकि ये जो पिट एंड फिशर्स हैं, यहाँ पे तो चलो सेल्फ क्लेंजिंग है, जैसे ये डीप है, तो इसमें ये पिट एंड ये आपका सीलेंट चला जाएगा, सीलेंट चला जाएगा तो यहाँ पे जो फूड एक्यूमुलेट होता है वो नहीं हो पाएगा, तो वो केरीज को प्रिवेंट कर लेगा। ये होता है। तो सीलिंग द पिट एंड फिशर्स just after the tooth eruption may be the single most important event in providing their resistance to caries। तो ये सब पिट एंड फिशर केरीज को बचाने का तरीका है। मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद रूट केरीज इज विच बैक्टीरिया? एक्टिनोमाइसिस। मैंने बताया था रूट केरीज के साथ कौन रेस्पॉन्सिबल है? एक्टिनोमाइसिस। Which of the following is not a type of rampant caries? Rampant caries पहले तो बताओ होती क्या है? Rampant caries वो caries है जब एक ही इंडिविजुअल में मल्टीपल दांत डीके हो जाए, उनको बोलते हैं rampant caries। rampant caries के 3 टाइप्स होते हैं, बेबी बॉटल केरीज, रेडिएशन केरीज, मिथ माउथ केरीज। ये तीनों केरीज कौन सी होती हैं? rampant केरीज। ऑकल्ट केरीज कौन सी होती है? फ्लोराइड रीमिनरलाइजेशन के कारण क्या होता है, ऊपर से तो टूथ सरफेस इंटैक्ट होता है लेकिन नीचे केरीज होती है। ठीक है, सब सरफेस केरीज होती है, इसको हिडन केरीज भी बोलते हैं। तो सरफेस लेयर तो रीमिनरलाइजेशन के कारण इंटैक्ट और स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन नीचे केरीज प्रोग्रेशन चलता रहता है, उस टाइप की केरीज को बोलते हैं हिडन केरीज या ऑकल्ट केरीज। यूजुअली ये फ्लोराइड के कारण होती है, फ्लोराइड डिपोजिशन के कारण, सुपरफिशियल लेयर की स्ट्रेंथनिंग के कारण होती है। ठीक है, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम्पेंट केरीज। रैम्पेंट केरीज के 3 टाइप हैं, बेबी बॉटल केरीज, रेडिएशन केरीज एंड मिथ माउथ केरीज। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट किसी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिथ माउथ केरीज जिस ड्रग से होती है उसका नाम है मिथ एम्फेटामिन। ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है कि मिथ माउथ केरीज किस ड्रग से हो सकती है? मिथ एम्फेटामिन से हो सकती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरियोजेनिक। तो मैंने बताया था मॉलिब्डेनम केरीज प्रिवेंटिंग है, केरीज प्रिवेंट करता है। सेलेनियम इज कैरियोजेनिक, इंपॉर्टेंट, सेलेनियम केरीज करता है, तो सेलेनियम इज केरीज कैरियोजेनिक। All these drug used on long term basis may increase incidence of caries। तो ये कैसे, कौन सी ड्रग केरीज इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगी? जो सलाइवरी फ्लो को डिक्रीज करती है। ठीक है, जो ड्रग सलाइवरी फ्लो को डिक्रीज करेंगी वो क्या करेंगी? केरीज को इंक्रीज करेंगी। तो इसकी एक चार्ट है स्टूडेंट में, उसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, इतनी ड्रग्स आप याद नहीं कर सकते। जैसे कि कौन कौन सी ड्रग है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, फिर बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, फेनिटोइन वगैरह। तो ऐसे बहुत सारी ड्रग्स हैं जो सलाइवरी फ्लो को डिक्रीज करते हैं, लेकिन हमको ये याद नहीं करनी है। क्यों नहीं याद करनी? क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें उस ऑप्शन में से सिर्फ वो देखनी है जो सलाइवरी फ्लो को इंक्रीज करती है। अब हमें पता है इसमें फिर सिम्पथोमिमेटिक भी आ गया, सिम्पैथोमिमेटिक, सिंपैथेटिक सिस्टम के हिसाब से जो काम करती है वो सलाइवरी फ्लो को डिक्रीज करती है। अब हमें ऐसी ड्रग को देखना है जो पैरासिम्पैथेटिक को
स्टिमुलेट करे। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हो गया तो सलाइवरी फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है। तो पाइलोकार्पिन एक ऐसी ड्रग है जो सलाइवरी फ्लो को इंक्रीज करती है। ठीक है, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया कि पाइलोकार्पिन इज द ड्रग विच इंक्रीज सलाइवरी फ्लो, तो ये केरीज को कम करेगी। तो इस तरीके से क्रैक करना है इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट है विच डाइटरी फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज केरीज इंसिडेंस। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो केरीज को इंक्रीज नहीं करेगा। एसिडिक बेवरेजेस मैंने बताया केरीज इंक्रीज करेंगे। नॉन फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट, नॉन फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट नहीं करता केरीज। ठीक है, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट केरीज करते हैं। इंक्रीज शुगर फ्रीक्वेंसी केरीज करेगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या चला गया, बी। क्लियर है। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन है इन्हीं क्वेश्चंस की जो मैंने किया था, बताया था अभी। फिर आया था सलाइवा। सलाइवा में ऐसा क्या क्या है। पहले तो सलाइवा की खासियत क्या क्या है। एक तो सलाइवरी फ्लो अगर नॉर्मल है तो उससे वैसे ही बैक्टीरियल क्लियरेंस हो जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया स्टे नहीं कर पाता टूथ सरफेस पे लॉन्ग टाइम के लिए और सलाइवा उसको निकाल देता है। दूसरा ये रीमिनरलाइजेशन कैपेबिलिटी का रखता है। सलाइवा क्या रखता है, रीमिनरलाइजेशन की कैपेसिटी। कैल्शियम और फास्फोरस रिच होता है सलाइवा, तो ये जो कैल्शियम फास्फोरस है ये टूथ सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है और रीमिनरलाइज करता है। अब इम्पोर्टेंट चीज है, एक प्रोटीन होता है स्टेथरिन। ठीक है, स्पेलिंग शायद थोड़ा कम हो सकता है। कौन सा प्रोटीन है, स्टेथरिन। ये होता है प्रोलीन रिच पेप्टाइड। क्या होता है, प्रोलीन रिच पेप्टाइड। पूछते हैं कि ये कैरियोजेनिक है या कैरियस प्रोमोटिंग है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या स्टेटमेंट आ सकती है। तो ये स्टेथरिन क्या करता है, ये प्रोलीन रिच पेप्टाइड होता है, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है और यही एक ऐसी चीज है जो ये जो कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट है सलाइवा के अंदर उसका उसके डिपोजिशन को रोकता है, रीमिनरलाइजेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। वरना क्या होगा, टूथ सरफेस पूरा का पूरा रीमिनरलाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा टूथ सरफेस के अंदर सिर्फ कैल्शियम फास्फोरस सारा का सारा सलाइवा से डिपॉजिट हो जाएगा और एक तरीके से वो कैलकुलस बन जाएगा। तो उस चीज को रोकने के लिए क्या है, एक प्रोटीन है, कौन सा, स्टेथरिन सलाइवा के अंदर। ये क्या होते हैं, प्रोलीन रिच पेप्टाइड्स होते हैं और इनका काम क्या होता है, दे प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस ऑन द टूथ सरफेस। तो कहीं ना कहीं ये रीमिनरलाइजेशन को कम करते हैं। तो रीमिनरलाइजेशन को कम करेंगे तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इनका फंक्शन क्या होगा, केरीज करना। ठीक है, मतलब केरीज प्रमोटिंग हो जाएगा, ना कि केरीज प्रिवेंटिंग। ठीक है, तो स्टेथरिन प्रोटीन का काम क्या है, प्रोलीन रिच पेप्टाइड्स होते हैं, दे प्रिवेंट रीमिनरलाइजेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। और क्या होते हैं सलाइवा के अंदर, सलाइवा के अंदर पहले तो 4 एंजाइम होती है, अमाइलेज, लैक्टोपेरोक्सीडेज, लाइसोजाइम, लाइपेज। इनमें से हमारे लिए ये 3 इंपॉर्टेंट है, लैक्टोपेरोक्सीडेज, लाइसोजाइम, लाइपेज, जो क्या बचाती हैं, जो केरीज प्रिवेंटिंग होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया को मारती है। ये तीनों एंटीबैक्टीरियल है। कैसे कैसे ना, अब देखो लैक्टोपेरोक्साइडेज तो मतलब इसके अंदर कौन सा रिएक्शन होएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीडिएटेड ऑक्सीडेशन। अब पैथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीडिएटेड ऑक्सीडेशन से बैक्टीरिया की किलिंग होती है। ठीक है, तो लैक्टोपेरोक्साइडेज क्या करेगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीडिएटेड ऑक्सीडेशन से बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए लीथल होती है। तो दे सप्रेसेस प्लाक फॉर्मेशन। समझ में आ गया। तो लैक्टोपेरोक्साइड क्या करेगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीडिएटेड ऑक्सीडेशन, जिसके कारण वो वहां पे बैक्टीरिया को किल करेगी। लाइसोजाइम, सबको पता है लाइसोजाइम क्या करती है, सेल वॉल को डिग्रेड करती है। किसको डिग्रेड करेगी, सेल वॉल। सेल वॉल के डिग्रेडेशन से क्या होगा, जो बैक्टीरिया के अंदर क्या है निकलेगा, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन निकलने से वो पेप्टिडोग्लाइकेन ग्लाइकन जब बैक्टीरिया में निकलता है तो वो वहां पे कंप्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा, कंप्लीमेंट सिस्टम को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन एक्टिवेट कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखता है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो इस तरीके से ये लीथल टू मैनी ऑर्गेनिज्म। तो लाइसोजाइम का क्या है मोड ऑफ एक्शन, कि सेल वॉल डिग्रेड होंगी तो पेप्टिडोग्लाइकन बाहर आएगा, पेप्टिडोग्लाइकन बाहर आएगा तो कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होएगा, दैट विल बी लीथल टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। क्या काम है, ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड में या फिर पार्शियल ग्लिसराइड में
तोड़ना। और मैंने बताया था कि फ्री फैटी एसिड केरीज प्रिवेंटिंग होती हैं। क्या होती हैं? केरीज प्रिवेंटिंग। और केरीज प्रिवेंटिंग क्यों होती है? क्योंकि फ्री फैटी एसिड इनहिबिट अटैचमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सम माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से ये तीनों एंटीबैक्टीरियल काम करती हैं, और तीनों एंटीबैक्टीरियल काम करती हैं तो इससे क्या होता है, बैक्टीरिया कंट्रोल में रहते हैं प्लाक के, और एंटी कैरियोजेनिक एक्टिविटी होती है। ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स हैं, एक है जैसे लेक्टोफेरिन, जिसमें लेक्टोफेरिन मतलब नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, आयरन को टाई कर लेगा। तो जो आयरन डिपेंडेंट माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को ये रोकता है। दूसरा इसके अंदर सिक्रीटरी आईजे एंटीबॉडीज होते हैं, या फिर आईजीजी एंड आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ये सीधे बैक्टीरिया का एग्लूटिनेशन कर देते हैं। ठीक है। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं सच एज म्यूसिन, वो भी बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन करते हैं। तो नॉन एंजाइम प्रोटीन में क्या क्या होता है, लेक्टोफेरिन, सिक्रीटरी आईजी एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ऑल ऑफ दीज आर एंटी बैक्टीरियल। मैंने ये सब क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है, फैब्रिकेट किया है, which salivary enzyme cause lysis of karyogenic bacterial cell by degradation of cell wall releasing peptidoglycans। अभी बताया था क्या होगा, कौन करता है, लाइसोजाइम। लैक्टोपेरोक्सीडेज क्या करता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड पेरोक्सीडेज इंड्यूस्ड ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरिया। लेक्टोफेरिन क्या करता है, आयरन ट्रैप कर लेता है। लाइपेज क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से तो सबका मैकेनिज्म आपको पता है, तो आप इजिली इसको बता सकते हैं। या फिर ये क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सलाइवरी एंजाइम्स एक्सेप्ट। तो सलाइवरी एंजाइम कौन सी है, लैक्टोपेरोक्साइड, लाइसोजाइम एंड लाइपेज। लेक्टोफेरिन क्या है, सलाइवरी प्रोटीन। इस तरीके से दोनों कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, बैक्टीरियोसिन, ये भी किसमें प्रेजेंट होता है, सलाइवा में। ये भी केरीज प्रिवेंटिंग या फिर केरीज प्रोमोटिंग भी कह सकते हो आप। बैक्टीरियोसिन बेसिकली क्या है, बैक्टीरियोसिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा हथियार है जो एक टाइप के एस म्यूटेंट्स को बाकी एस म्यूटेंट्स से स्ट्रॉन्गर बना देता है। ठीक है। तो सम स्ट्रेन ऑफ एस म्यूटेंट्स आर इजियर देन अदर्स टू एस्टेब्लिश इन होस्ट ड्यू टू देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोटीन कॉल्ड बैक्टीरियोसिन। तो पहले तो बैक्टीरियोसिन क्या बना, कौन बनाता है, एस म्यूटेंट्स ही बनाता है, म्यूटेंट स्ट्रेप्टोकोकाई। और ये क्या करते हैं, इस बैक्टीरियोसिन से इस बैक्टीरियोसिन से उस एरिया में खुद की ग्रोथ कर लेते हैं, बाकी सबको खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये दूसरे बैक्टीरिया के लिए लीथल होता है। ठीक है। तो इसीलिए एस म्यूटेंट्स के पास एक कैपेबिलिटी होती है बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन की, जिसके कारण वो खुद की ग्रोथ कर लेता है और बाकियों को वहां पे खत्म कर देता है। दिस इज अ टाइप ऑफ इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है। तो पूछ सकते हैं आपसे, बैक्टीरियोसिन से क्या होता है, बैक्टीरियोसिन से एस म्यूटेंट्स उस एरिया में खुद को एस्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक है। तो अब तक हमारा ये फर्स्ट पार्ट ऑफ केरीज खत्म हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ केरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट्स का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे इसको। ठीक है। जब तक आप ग्रुप पे डाल के बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, कोई डाउट है, कोई चेंजेस करने हैं पढ़ाने के तरीके में, तो वो प्लीज मुझे ग्रुप पे बता दीजिए। एग्जैक्टली 5 मिनट में हम वापस शुरू करेंगे डिस्कशन यहीं पे। ठीक है।
Hi guys, welcome back again. Am I audible to you, all of you? Screen is being shared. Please reply in the group. Yes, sir. Okay, fine. So we are starting it again. Actually, I got logged out. मुझे भी नहीं पता था. अभी ठीक है. चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केरीज का, केरीज को समझने का, केरीज प्रोसेस को. ठीक है, तो होपफुली आपने ये समझ लिया तो आपको केरीज अच्छे से समझ में आ जाएगी. और एक एक एमसीक्यू मैं बताता चलूंगा. सबसे पहले क्रिटिकल पीएच फॉर इनेमल केरीज. अब क्रिटिकल पीएच पे आप बहुत क्वेश्चन पढ़ोगे. ठीक है, इनेमल केरीज के लिए क्रिटिकल पीएच कितनी है? 5.5. एक आएगा क्रिटिकल पीएच फॉर डेंटाइनल केरीज. ठीक है, क्रिटिकल पीएच फॉर डेंटाइनल केरीज इज, इट रेंजेस फ्रॉम 6.2 टू 6.5. ठीक है, तो देखो डेंटिन की केरीज और भी ज्यादा पीएच पे हो जाती है. एक होती है सब सरफेस केरीज. सब सरफेस केरीज मतलब ऊपर का सरफेस तो इंटैक्ट है और नीचे केरीज हो जाए. तो क्रिटिकल पीएच फॉर सब सरफेस केरीज इज 5. ये एक एम्स एसआरशिप का क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्रिटिकल pH for subsurface caries is 5. For enamel caries it is 5.5. For dentinal caries it ranges from 6.2 to 6.5. कहीं पे 6.2 पढ़ोगे, कहीं पे 6.3 पढ़ोगे, कहीं पे 6.5 पढ़ोगे. तो ये रेंजेस में. ठीक है, तो ये एट pH 5 इंसिपिएंट केरीज होती है जिसको हम सबसरफेस कहते हैं. ठीक है, अब हाउ यू विल कैरेक्टराइज अ केरी सरफेस? बाय इंटैक्ट सरफेस एंड पोरस सबस्ट्रक्चर. ठीक है, अब मैं ये आपको समझाऊंगा. सबसे पहले ये दिख रहा है, ये व्हाइट स्पॉट यहाँ पे. ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट केस. अभी केस शुरू हुई है. इसमें बेसिकली हुआ क्या है, डीमिनरलाइजेशन हुआ एनिमल का. इस स्टेज पे अगर आपको केरीज को रोकना है तो आप एक स्टेप करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल नया है इसलिए मैं बता रहा हूँ. मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री. मतलब कि आपको कैविटी नहीं बनानी है, मिनिमल इन्वेजिवनेस करनी है, मिनिमल इन्वेजिवनेस दिखानी है, मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री. उसका एक, इसको एमआईडी बोलते हैं, मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री. उसमें से एक जो एमआईडी का एक कंपोनेंट है उसको बोलते हैं रेजिन इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक. रेजिन इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक. रेजिन इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक मतलब ये है कि देखो, ये यूजुअली इनेमल कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट जैसा ये है. यहाँ पे ये व्हाइट कलर का क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके अंदर पोर्स आ गए, उन पोर्स के अंदर एयर आ गई है, इसलिए अब क्या हो गया, ट्रांसलूसेंसी खत्म हो गई और इसके अंदर आ गई ओपेकनेस. तो आप रेजिन इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक में क्या करते हो, आप एक ब्रांड है, ब्रांड का नाम है आइकन. क्या नाम है? आइकन, ICON. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिन इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक. ठीक है, प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं, हो सकता है जूम प्लस दे दें, आइकॉन दे दें ऐसे. तो जूम प्लस होता है एक ब्लीचिंग एजेंट, पोला ऑफिस होता है ब्लीचिंग एजेंट, आइकन क्या होता है, रेजिन इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक. इसके अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है 9%. उससे पहले इसको एच करेंगे. फिर एक फ्लोएबल रेजिन होता है, अल्ट्रा फ्लोएबल. फ्लोएबल से भी पतला रेजिन होता है, वो इसमें डाल देते हैं. वो रेजिन धीरे धीरे जो माइक्रो टैग्स बने हैं, माइक्रो पोरोसिटी बनी है, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है. तो जहाँ पे एयर, जहाँ पे पोर्स के अंदर एयर एंट्रैप होती है, उन एयर को मूव आउट करके क्या आ जाता है, वहां पे रेजिन आ जाता है. तो वापस ये जो व्हाइट दिख रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसलूसेंट में बन जाता है, और वापस नॉर्मल अपीयरेंस आ जाती है. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये रेजिन इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक, आइकॉन प्रोडक्ट. ठीक है, इंसिपिएंट केरीज में ही होता है. अब ये है व्हाइट स्पॉट. अब ये व्हाइट स्पॉट ड्यू टू इंसिपिएंट केरीज है या फिर ये फ्लोराइड हाइपोकैल्सिफिकेशन है. ठीक है, फ्लोरोसिस के कारण जो हाइपोकैल्सिफिकेशन होता है, फ्लोरोसिस से क्या होता है, जो अमीलोब्लास्ट है, जो इनेमल डिपोजिशन कर रही हैं, बना रही हैं, अगर उनको डैमेज हो जाए तो वहां पे क्या हो जाता है, हाइपोकैल्सिफिकेशन. तो ये फ्लोराइड डिपोजिशन के कारण, ये जो फ्लोराइड डिपोजिशन के कारण हाइपोकैल्सिफिकेशन है, या ये उसका वाइट अपीयरेंस है या इंसिपिएंट केरीज, ये कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये क्वेश्चन आता है. तो देखो क्या होता है, इंसिपिएंट केरीज में ड्राई करने पे, टूथ को ड्राई करने पे आपको व्हाइट स्पॉट नजर आएगा, लेकिन जैसे आप उसको रीवेट करोगे, वापस से वेटिंग करोगे, तो वो नॉर्मल अपीयरेंस, क्योंकि वापस जो आपकी एयर है वो किसने, पानी ने
पानी के थ्रू एयर निकल जाएगी, वहां पे ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस आ जाएगी। लेकिन जो फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरोसिस के कारण, फ्लोराइड के कारण जो व्हाइट स्पॉट आते हैं, वो रीवेटिंग पे और ड्राइविंग दोनों में हमेशा व्हाइट कलर के दिखाई देंगे। क्लियर है बात? तो रीवेटिंग पे ये डिसअपियर हो जाते हैं, इंसिपिएंट केरीज वाले, फ्लोराइड वाले रीवेटिंग पे डिसअपियर नहीं होते, पहली चीज। सेकंड चीज, सरफेस टेक्सचर कैसा होगा? सरफेस टेक्सचर, ठीक है। तो फ्लोराइड वाला तो बेसिकली सरफेस टेक्सचर होगा एकदम स्मूथ, जैसे नॉर्मल का होता है, ठीक है। और सरफेस कंसिस्टेंसी कैसी होगी? हार्ड, हार्ड होगा और स्मूथ होगा। वेयर एज इंसिपिएंट केरीज में सरफेस टेक्सचर होगा रफ। कैसा होगा? रफ। और सरफेस की टोपोग्राफी कैसी होगी? सॉफ्ट। आप इजिली एक्सप्लोरर अगर इसमें डालोगे तो हो सकता है डिचिंग हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं ऑल बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग वे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन hypocalcified tooth due to fluoride और and incipient lesion except, और उसमें मैंने जैसे एक्सप्लेन किया उससे आपको पूछ सकते हैं और कोई भी पैरामीटर दे सकते हैं, तो आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। व्हाट इज द क्रिटिकल पीएच ऑफ डीमिनरलाइजेशन ऑफ डेंटिन? जैसे मैंने बताया क्या है, 6.2 टू 6.5 इसकी रेंज है। अब केरीज होने में सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले होते हैं व्हाइट स्पॉट आते हैं, व्हाइट स्पॉट के बाद इनेमल केरीज डेवलप होएगी, ठीक है। इनेमल से जैसे ही वो डीजे पे पहुंचती है, तो डीजे में क्या होता है? लेटरल एक्सपेंशन, ठीक है। सबसे सबसे इजीएस्ट पोर्शन टूथ के अंदर कौन सा होता है जहाँ केरीज स्प्रेड होती है? तो लेटरल स्प्रेडिंग ऑफ केरीज होती है डीजे पे। तो डीजे सबसे वीकेस्ट लिंक है जहाँ पे केरीज स्प्रेड होती है। फिर ये केरीज डेंटिन में बढ़ती है, इसको बोलते हैं डेंटिन केरीज, और लास्ट में वो पल्प इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको यहीं पे बता देता हूँ। सबसे पहले व्हाइट स्पॉट दिखेंगे, फिर इनेमल कैरीज होगी, फिर डेंटिनल कैरीज होगी, और आखिरी में पल्प का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस पूरे, ये जो पूरा खेल है, इसी पे हमें कैरीज, इसी को हमें समझना है। तो हमें इनेमल कैरीज की जोन्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर डेंटाइनल कैरीज की जोन के बारे में पता होता है कि जोन ऑफ डेंटाइनल कैरीज पे क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, चाहे वो पैथोलॉजी पर्सपेक्टिव से पूछे, चाहे एंडो पर्सपेक्टिव से पूछे, चाहे रेस्टोरेटिव पर्सपेक्टिव से पूछे, आपको पता होना चाहिए कौन सी जोन में क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेज होते हैं जब तक पल्प इन्फेक्ट होता है, ठीक है। व्हाइट स्पॉट सबसे पहले है, जैसे अपीयर हो आप उसको रीमिनरलाइज कर सकते हो। व्हाइट स्पॉट्स आर रीमिनरलाइजेबल, या फिर आप रेजिन इनफिल्ट्रेशन कर सकते हो, जो मैंने बताया, ठीक है। एक बार इनेमल केरीज हो गई तो आपके पास रेस्टोरेशन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता, यहाँ पे रेस्टोरेशन। डेंटिनल केरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेंटिनल केरीज 3 टाइप के अटैक्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ठीक है। ये तीनों समझना बहुत जरूरी है, एक एक करके हम समझाएंगे, ठीक है। तो जोन ऑफ इनेमल केरीज, डेंटाइनल केरीज, और रेस्पॉन्स ऑफ डेंटिन इन रेस्पॉन्स टू माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप ऑफ अटैक क्या रहेगा, वो पढ़ना जरूरी है। और पल्प इंक्लूड होगा तो पल्प का नेक्रोसिस कैसे होता है, ये सब, ठीक है। तो एक चीज दिमाग में मान लो कि ये जो डेंटिन डेंटिन की जो केरीज होती है, ठीक है, तो डेंटिन में का क्या बिहेवियर होगा, वो ऑलवेज डिपेंड्स ऑन वाइटलिटी ऑफ पल्प। जब तक पल्प वाइटल है तब तक बैक्टीरिया पल्प के अंदर नहीं घुस सकता, क्लियर है। सो एंट्री ऑफ अ बैक्टीरिया इनटू द डेंटिनल ट्यूब्यूल इज रजिस्टर्ड बाय व्हाट? वाइटल पल्प। क्योंकि वाइटल पल्प रहता है तो डेंटाइनल फ्लूइड के अंदर, डेंटाइनल फ्लूइड मतलब डेंटाइनल फ्लूइड मूवमेंट रहेगी वहां पे, और डेंटाइनल फ्लूइड रहेगी तो बैक्टीरिया वहां नहीं आ सकता। ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है जो केरीज करता है, ये नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है? नॉन मोटाइल। ये चल नहीं सकता सरफेस पे अटैच होके। तो ये पुश कैसे होता है अंदर? बाय ग्रोइंग इन नंबर्स। जितने बैक्टीरिया का नंबर ज्यादा होगा वो एक दूसरे को पुश करेंगे और डेंटाइनल ट्यूब्यूल के अंदर जाते रहेंगे। लेकिन जब तक डेंटाइनल फ्लूइड अंदर से मूव कर रहा है वो बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे इसका एक मैकेनिज्म होता है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये केरीज क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं एक जस्ट आपको बता देता हूँ। 3 सिनेरियो है, मैं डेंटिन केरीज की बात कर रहा हूँ, इनेमल केरीज की नहीं। इनेमल केरीज तक तो पता ही चलता है डेंटिन को कि भाई कुछ आ रहा है,
वो तो जब डेंटिन डीजे पे आता है तब डेंटिन में सेंसेशन जाती है, डेंटाइन फ्लूइड मूवमेंट होता है जिससे, ठीक है। तो एक होता है माइल्ड केस, मतलब माइल्ड अटैक है। अब डेंटिन को डेंटिन है, डेंटिन का स्ट्रक्चर बताऊं, जैसे मान लो ये आपका डीजे है, ठीक है, ये है आपकी डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और अंदर है आपका पल्प। तो यहाँ पे क्या होंगी, ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको इतना बड़ा बड़ा दिखाया, पर ऐसा होता नहीं है, ये बहुत क्लोज क्लोज होती है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नंबर ऑफ डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स आर मोर टुवर्ड्स आउटर सरफेस और इनर सरफेस, तो इनर सरफेस पे ज्यादा होती हैं, आउटर सरफेस पे कम होती हैं। इनर सरफेस पे 45 to 60,000 होती है, आउटर सरफेस पे 15 to 20,000 पर mm होती है। ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये आगे मैं जब एडिशन पढ़ाऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये डेंटाइनल ट्यूब्यूल होती हैं, ओडोंटोब्लास्ट से प्रोसेस जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस। ये जो हमें दिख रहे हैं ट्यूब्यूल्स, इसमें ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस जा रहे हैं, या ओडोंटोब्लास्टिक स्पिंडल्स। यहाँ पे फ्लूइड मूवमेंट होती है, तो ये जो प्रोसेस है इनमें नर्व फाइबर्स होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं और सेंसेशन जाती है। इस थ्योरी को बोलते हैं हम हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी। तो जो सेंसिटिविटी टू इन डेंटिन होती है वो किस थ्योरी पे बेस्ड है, हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी पे, जो आई थिंक ब्रेनस्टॉर्म ने दी थी, ब्रेनस्टॉर्म ने, ठीक है। अब होता क्या है, माइल्ड अटैक। माइल्ड अटैक का मतलब ये है कि बैक्टीरिया आउटर डेंटिन में ही आया है, ठीक है, अभी पूरे डेंटिन के अंदर घुसा नहीं है। अब मैंने बताया बैक्टीरिया अंदर आ नहीं सकता जब तक पल्प वाइटल है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ से अपने टॉक्सिन्स भेजेगा। क्या भेजेगा, अपने टॉक्सिन, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स, ये सब। या फिर ये यहाँ पे एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा। एसिड प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ का पीएच कम हो जाएगा, तो वो एसिड लीच आउट कर जाएगा इन डेंटाइनल ट्यूब्यूल में, ठीक है। वो एसिड प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पे डेंटाइन फ्लूइड मूवमेंट शुरू हो जाएगी, और वो फिर नर्व ओडोंटोब्लास्ट को मैसेंजर की तरफ खबर दे देगी। ओडोंटोब्लास्ट को पता चला कि यहाँ पे से अटैक हो रहा है आउटर से, तो ओडोंटोब्लास्ट क्या करता है, यहाँ पे जो बाहर दो ट्यूब्यूल के बीच में स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं इंटर ट्यूबुलर डेंटिन, इंटर ट्यूबुलर डेंटिन, ठीक है। तो एक इंटर ट्यूबुलर डेंटिन होता है और एक होता है पेरी ट्यूबुलर डेंटिन, ठीक है। ये दोनों मिनरलाइज्ड होना चाहिए, पेरी ट्यूबुलर डेंटिन और इंटर ट्यूबुलर। इनमें से ज्यादा मिनरलाइज्ड कौन सा होता है, पेरी ट्यूबुलर। और जब भी केरीज होती है तो सबसे पहले जो डीमिनरलाइज होता है वो कौन सा होता है, पेरीट्यूबुलर। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए पता होना चाहिए। ज्यादा मिनरलाइज भी पेरीट्यूबुलर, और जब डीमिनरलाइजेशन होगा तो सबसे पहले डीमिनरलाइज कौन सा होगा, पेरीट्यूबुलर डेंटिन। इंटरट्यूबुलर डेंटिन लेस मिनरलाइज होता है। तो जब ये माइल्ड अटैक होता है तो ओडोंटोब्लास्ट ने इनको खबर दे दी है, ओडोंटोब्लास्ट को ये खबर मिल गई कि बाहर से अटैक हुआ है, तो ये क्या करता है, ये मिनरलाइजेशन शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे ही थोड़ा इंटरट्यूबुलर और पेरीट्यूबुलर डेंटिन डीमिनरलाइज हुआ, ये यहाँ पे मिनरलाइजेशन शुरू कर देता है। इंट्राट्यूबुलर मिनरलाइजेशन बोलते हैं इसको, इंट्राट्यूबुलर, ठीक है। तो इनिशियली इंट्राट्यूबुलर मिनरलाइजेशन भी होगा, थोड़ा पेरीट्यूबुलर भी होगा, थोड़ा इंटरट्यूबुलर भी होगा, ठीक है। तो ऐसे है ना, ये एक अपीयरेंस आ जाएगी मिनरल। वैसे तो डेंटिन कैसा है, थोड़ा सा डीमिनरलाइज, लेकिन बीच में एक एरिया ऐसा आ जाएगा जो थोड़ा हाइपर मिनरलाइज लगेगा, ठीक है। इस टाइप के डेंटिन को बोलते हैं स्क्लेरोटिक डेंटिन, स्क्लेरोटिक डेंटिन या फिर इबर्नेटेड डेंटिन, ठीक है। बेसिकली अरेस्टेड केरीज में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, अरेस्टेड केरीज। तो अगर माइल्ड अटैक है तो ओडोंटोब्लास्ट इंट्राट्यूबुलर, इंटरट्यूबुलर या पेरीट्यूबुलर डिपोजिशन बढ़ा देती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इबर्नेटेड डेंटिन, अरेस्टेड डेंटिन। क्लियर है सबको, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ हार्ड डेंटिन। कौन सा डेंटिन है, हार्ड या फर्म डेंटिन बोलते हैं। मैं सब बताऊंगा ये क्या है, फर्म क्या होता है, हार्ड क्या होता है, ये ठीक है। एक तो ये है माइल्ड रिस्पॉन्स, स्क्लेरोटिक डेंटिन। स्क्लेरोटिक डेंटिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेंटिन है, इनमें से हार्ड है सबसे, ये क्लियर कर लो। तो स्क्लेरोटिक डेंटिन से जस्ट ऊपर जो डेंटिन है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ डीमिनरलाइजेशन, जोन ऑफ डीमिनरलाइजेशन,
ठीक है, जोन ऑफ डीमिनरलाइजेशन एक ऐसी जोन है जिसमें से पेरिट्यूबुलर डेंटिन और इंटरट्यूबुलर डेंटिन में से डीमिनरलाइजेशन तो हो गया है, बट ये जो रीमिनरलाइजेशन वाला है, जो स्क्लेरोटिक वाला है, वो प्रोसेस नहीं हुआ। ठीक है, तो डीमिनरलाइज डेंटिन सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद जहां पे रीमिनरलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्क्लेरोटिक डेंटिन। क्लियर है? और ये जो डेंटिन और पल्प इंटरफेस है, इससे काफी दूर हो रहा है। तो अगर एक ऐसा अपीयरेंस है, पोलराइज लाइट में जब देखते हैं तो एस शेप अपीयरेंस दिखती है, ठीक है, इस डेंटिन की, इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक डेंटिन। और ये यूजुअली कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। तो इसको बोलते हैं सब ट्रांसपेरेंट डेंटिन, ट्रांसपेरेंट या सब ट्रांसपेरेंट डेंटिन। तो जो ट्रांसपेरेंट या सब ट्रांसपेरेंट, देखो इनेमल कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो हाईली मिनरलाइज्ड होता है। तो जैसे ही ये भी हाईली मिनरलाइज्ड हो गया, तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया? ओपेक से ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको सब ट्रांसपेरेंट जोन भी बोलते हैं, स्क्लेरोटिक जोन भी बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर का शेप कैसा होता है? एस शेप होता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू स्क्लेरोटिक पे बहुत आता है कि एस शेप अपीयरेंस किसकी होगी? स्क्लेरोटिक डेंटिन होगी। स्क्लेरोटिक को ही हम क्या बोलते हैं? इबर्नेटेड डेंटिन बोलते हैं। हार्डेस्ट डेंटिन कौन सा होगा? स्क्लेरोटिक डेंटिन होगा। सब ट्रांसपेरेंट डेंटिन कौन सा होगा? ये होगा। ऐसी जोन कौन सी है जिसमें बैक्टीरिया नहीं मिलेगा? किसमें नहीं मिलेगा? स्क्लेरोटिक में। वैसे तो डीमिनरलाइजेशन में भी नहीं मिलेगा, फिर भी अगर 4 ऑप्शन दे रखे हो, देखो जहां तक बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो 2 जोन होती हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली इन्फेक्टेड डेंटिन। जहां तक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इन्फेक्टेड डेंटिन। तो चाहे इन्फेक्टेड डेंटिन को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जोन ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन बोल दिया, ठीक है, जोन ऑफ एक्चुअल डीके बोल दिया, टर्बिड डेंटिन बोल दिया, इन्फेक्टेड डेंटिन बोल दिया। तो ये सब मतलब एक ही है, मतलब आउटर मोस्ट लेयर जहां तक एक्चुअल में डेंटिन का डिग्रेडेशन हो चुका है, ये इसको बोलेंगे इन्फेक्टेड डेंटिन, जिसको रिमूव करना मैंडेटरी है। ठीक है, जोन ऑफ डीमिनराइजेशन है, ये क्या हो गया? अफेक्टेड डेंटिन, कि यहाँ पे सिर्फ डीमिनराइजेशन हुआ, हम इसको रीमिनराइज कर सकते हैं। तो जोन ऑफ डीमिनराइजेशन के नेक्स्ट कौन सा है? स्क्लेरोटिक डेंटिन। स्क्लेरोटिक डेंटिन के नीचे कौन सा है? नॉर्मल डेंटिन। नॉर्मल डेंटिन जिसमें से कोई मिनरल नहीं निकला है, ना तो डीमिनराइजेशन हुआ है ना रीमिनराइजेशन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आ गया पल्प डेंटिन इंटरफेस। तो ये तो था माइल्ड अटैक का। अगर यही अटैक मॉडरेट लेवल का हो जाए, तो मॉडरेट लेवल अटैक क्या, कैसे पता करोगे? मॉडरेट लेवल अटैक मतलब कि मान लो 10 में से एक ओडोंटोब्लास्ट इतना स्ट्रॉन्ग अटैक था कि 10 में से एक आधी ओडोंटोब्लास्ट मर गई। तो 10 में से एक आधी ओडोंटोब्लास्ट मर गई, तो इनको मैसेज गया कि भैया अटैक थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ओवर द टाइम रीमिनरलाइजेशन करे डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स में। तो वो क्या करते हैं, इस सरफेस पे, पल्प और डेंटिन के इंटरफेस पे, यहाँ पे रीमिनरलाइजेशन शुरू कर देते हैं एट द पल्प एंड डेंटिन इंटरफेस, कि भाई बैक्टीरिया यहाँ पे ना पाए, मतलब अपने किले की दीवार बना लेते हैं। इसको बोलते हैं रेपरेटिव डेंटिन। ठीक है, तो रेपरेटिव डेंटिन कब बनेगा? जब माइल्ड मॉडरेट लेवल का अटैक होगा। ठीक है, और हमेशा कहाँ बनेगा? पल्प और डेंटिन के इंटरफेस पे। और इसको एक और नाम से जानते हैं, ए ट्यूबुलर डेंटिन। ए ट्यूबुलर डेंटिन, या इसको बोलते हैं टर्शरी डेंटिन। क्यों बोलते हैं ए ट्यूबुलर डेंटिन या टर्शरी डेंटिन? क्योंकि जो नॉर्मल डेंटिन होता है उसमें जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल का ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस का स्ट्रक्चर होता है, वो इसमें नहीं होता है। इसमें एक हैप्पजार्ड डेंटिन डिपॉजिट, मिनरल स्ट्रक्चर डिपॉजिट होता है, जिसको हम रेपरेटिव डेंटिन बोलते हैं। तो ये कब होगा? मॉडरेट अटैक में, और हमेशा सबसे इनर मोस्ट लेयर आएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं जोन को डिस्क्राइब करूं तो कौन सा हो गया? अफेक्टेड डेंटिन की आउटर मोस्ट कौन सी होगी? डीमिनरलाइज्ड। फिर कौन सी होगी? स्क्लेरोटिक। जब स्क्लेरोटिक डेंटिन में थ्रू आउट डेंटाइनल ट्यूब्यूल रीमिनरलाइज हो जाए, पूरी की पूरी डेंटाइनल ट्यूब्यूल डीमिनरलाइज हो जाए, तो अंदर का पूरा एरिया हो जाता है ट्रांसलूसेंट। तो उसको हम इस नाम से भी जानते हैं, ट्रांसलूसेंट डेंटिन।
तो ट्रांसलूसेंट डेंटिन इज जस्ट अ एक्सटेंशन ऑफ स्क्लेरोटिक डेंटिन, ठीक है। तो वो भी स्क्लेरोटिक डेंटिन के नाम से ही जाना जाएगा, ट्रांसलूसेंट। तो मैंने आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी बताई, सब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, स्क्लेरोटिक डेंटिन, इबर्निक डेंटिन, ये सब एक चीज है। उसके बाद आ जाता है नॉर्मल डेंटिन। सपोज ये इतना नहीं हो, तो जो डेंटिन अनअफेक्टेड रह गया उसको क्या बोलेंगे हम, ये वाले रेंज को नॉर्मल डेंटिन। और अगर मॉडरेट लेवल का अटैक हो और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेपरेटिव डेंटिन, ठीक है। तो इनर मोस्ट क्या मिलेगी हमेशा, अगर रेपरेटिव डेंटिन बनता है तो इनर मोस्ट होगा रेपरेटिव, उसके बाद नॉर्मल डेंटिन, फिर ट्रांसलूसेंट डेंटिन, फिर स्क्लेरोटिक डेंटिन, और सबसे ऊपर डीमिनरलाइज्ड डेंटिन। तो ये जितने भी मैंने बताया, डीमिनरलाइज्ड डेंटिन, स्क्लेरोटिक, ट्रांसलूसेंट, नॉर्मल डेंटिन और रेपरेटिव डेंटिन, ये सब जोन ऑफ अफेक्टेड डेंटिन है, मतलब अफेक्टेड में आएंगे, ठीक है, इन्फेक्टेड में नहीं आएंगे। इन्फेक्टेड में आउटर मोस्ट जोन ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन या जोन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, जोन ऑफ एक्चुअल डीके, बॉडी ऑफ लीजन, टर्बिड डेंटिन, जो भी नाम से जानो वो इसमें आएंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। फाइनली सीवियर अटैक। सीवियर अटैक इतना है कि इतने ज्यादा एसिड यूरिक बैक्टीरिया है कि एसिड प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, इतना ज्यादा क्वांटिटी में है कि वो लीच आउट होके पल्प में इन्फ्लेमेशन कर दिया। पल्प में इन्फ्लेमेशन हुआ तो क्या हुआ, इंट्रापल्पल प्रेशर बढ़ गया। इंट्रापल्पल प्रेशर बढ़ने के कारण एक ऐसी स्टेज होती है कि पल्प वहां पे जितना भी पल्पल ब्लड फ्लो है वहां पे स्टेगनेट हो जाता है, क्योंकि एक अपाइकल फोरामेन से ही ब्लड वेसल आ रही है, उसी से जा रही है। जब वो फूल जाएंगे तो वहां पे चोकिंग हो जाएगी। तो इंट्रापल्पल प्रेशर इतना बढ़ गया कि वहां पे स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड हो गया, स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड हो गया तो वहां पे पल्पल नेक्रोसिस रहता है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट वहां पे मर जाती हैं। तो सीवियर अटैक से क्या हो जाएगा, पल्पल नेक्रोसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए, एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, पल्प वाइटलिटी। जब पल्प नेक्रोसिस हो जाता है एक बार, तो बैक्टीरिया बहुत इजीली इन डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स में घुस जाते हैं और बहुत इजीली पल्प तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा टॉक्सिन्स पहले जाते हैं, बाद में बैक्टीरिया पहुंचने के, याद रखना। तो ये मेरा बेसिकली केरीज, डेंटाइनल केरीज को समझाने का एक तरीका था। होपफुली अब आप इसको इजीली समझ जाओगे। जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन से भी बता दूंगा। नाउ अकॉर्डिंग टू लोकेशन, केरीज इज 3 टाइप्स, पिट एंड फिशर, स्मूथ एंड रूट सरफेस। पिट एंड फिशर के सबको पता है ऑक्लूजल सरफेस पे होती है। स्मूथ सरफेस केरीज दो जगह हो सकते हैं, या तो एंटीरियर टूथ के फेशियल सरफेस पे, या फिर पोस्टीरियर टूथ या फिर एंटीरियर टूथ के प्रॉक्सिमल सरफेस पे। लेकिन जो स्मूथ सरफेस केरीज सबसे ज्यादा होती है वो कौन से सरफेस पे होती है, प्रॉक्सिमल सरफेस पे और बिलो द कॉन्टेक्ट एरिया। याद रखना, स्मूथ सरफेस केरीज में भी सबसे ज्यादा टाइप की केरीज कौन से सरफेस पे मिलती हैं, प्रॉक्सिमल सरफेस एंड बिलो कॉन्टेक्ट एरिया, जिंजाइवल सरफेस में मिलती है। रूट सरफेस केरीज वो होती हैं जो CEJ के बिलो नीचे होती है, सीमेंटो इनेमल जंक्शन के नीचे होती है, ठीक है। रूट सरफेस केरीज यूजुअली एज्ड ग्रुप में मिलती है, बूढ़े लोगों में मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि एज्ड ग्रुप में जिंजाइवल रिसेशन होता है, इसलिए रूट सरफेस एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। सीमेंटम हट गया तो केरीज बहुत इजीली हो जाएगी। दूसरा, पुअर क्लीनिंग एबिलिटी, ओल्डर इंडिविजुअल की क्लीनिंग एबिलिटी भी पुअर हो जाती है, ठीक है। ये बहुत ही रैपिड प्रोग्रेसिंग होती है, बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। शेप ऑफ कैविटी यू होती है। लेकिन हम बहुत इजिली रूट केरीज को डायग्नोस करना मुश्किल होता है। डायग्नोस मतलब पता नहीं चलती पेशेंट को, क्यों, क्योंकि एक तो ये बहुत ही रैपिड पेस पे होती है, दूसरा एसिम्प्टोमेटिक होती है। जब तक पल्प के पास पहुंच नहीं जाती केरीज तब तक मोस्टली पेशेंट को पता नहीं चलता। और तीसरा, इसको रिस्टोर करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर रूट सरफेस केरीज, ठीक है। तो बेसिकली रूट केरीज को बचाने के लिए या ट्रीट करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले तो क्लीनिंग हैबिट इंप्रूव करनी होती है, इंटरडेंटल फ्लॉसिंग, ब्रशिंग, इंटरडेंटल एड ये यूज करने होते हैं। दूसरा, क्लोरेक्सडिन, माउथरेन से ये सब यूज करना होता है। तीसरा, फ्लोराइड का यूज करना होता है, फ्लोराइड रिंसेस करने होते हैं, ठीक है। और फाइनली अगर रिस्टोरेशन कर सको तो रिस्टोरेशन करनी है। इस तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन, प्राइमरी केरीज तो हो गई, ये तीनों कहते हैं प्राइमरी केरीज। सेकेंडरी केरीज वो है कि ऑलरेडी आपने कोई रेस्टोरेशन की है, उसके अराउंड अगर कोई केरीज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी केरीज,
ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये पहले इनेमल में केरीज शुरू हुई, फिर डीईजे में जाके एक्सपेंड होगी, फिर डेंटिन में केरीज होगी। अब ये पिट एंड फिशर केरीज को बोलते हैं इन्वर्टेड कोन अपीयरेंस। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोन। ये देखो, ये एक कोन है, इसके ऊपर, चलो एक मिनट वेट करना, मैं अभी आया। एक मिनट। तो ये जो पिट एंड फिशर केरीज है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोन केरीज। ओके, इसमें दो इन्वर्टेड कोन है एक दूसरे के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोन केरीज। ये डीजे, क्योंकि पिट एंड फिशर केरीज शुरू होगी पिट से, फिर स्प्रेड करेगी एस से, ठीक है। जैसे डीजे पे जाएगी लेटरली एक्सपेंड करेगी, उसके बाद फिर ऐसे होगी। तो पिट एंड फिशर केरीज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोन केरीज। वहीं पे स्मूथ सरफेस केरीज क्या होती है कि पिट से शुरू नहीं होती, वो कैसे होगी, लार्ज सरफेस से शुरू होगी, फिर धीरे धीरे इनेमल में एक्सटेंड करेगी, फिर डीजे पे जाके लेटरल एक्सटेंड करेगी, और फिर डेंटिन में। ठीक है, तो एक तो केरीज का शेप होता है वी शेप, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं कोन ऑन कोन, कोन ऑन कोन, वहां पे क्या था, इन्वर्टेड कोन। तो ये दोनों डिफरेंस है स्मूथ सरफेस केरीज और पिट एंड फिशर केरीज में। फिर एक रूट सरफेस केरीज के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, वो थोड़ा देख लेते हैं। रूट सरफेस में केरीज क्यों होती है? क्योंकि इट इज, रूट सरफेस जो है वो रफर होता है इनेमल से, सो वहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। अब ये ओल्डर इंडिविजुअल में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जिंजाइवल रिसेशन हो जाते हैं, तो रूट सरफेस एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा सीमेंटम जो कवर करता है रूट सरफेस को, वो बहुत ही थिन होता है। ठीक है, तो ये केरीज के रेजिस्टेंस को भी, केरीज के लिए रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करता है। ठीक है, रूट केरीज लीजन हैव लेस वेल डिफाइंड मार्जिन्स एंड टेंड टू बी व्हाट शेप, यू शेप के क्रॉस सेक्शन होता है। ये बहुत ही रेपिडली प्रोग्रेस करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं होता इनेमल से। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रूट केरीज के जो आपको पता होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर रूट केरीज? अब मैंने बताया रूट केरीज में क्या था, मोर कॉमन इन एडल्ट्स, यंग में नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। रेपिड प्रोग्रेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, बिल्कुल। मोर डिफिकल्ट टू रिस्टोर, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यू शेप में होता है, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक होता है, जब तक पल्प के क्लोज नहीं पहुंच जाता तब तक पता ही नहीं चलता रूट केरीज का, ठीक है। विच स्ट्रक्चर हैज लीस्ट रेजिस्टेंस टू केरीज अटैक? कौन सा स्ट्रक्चर है जो केरीज के लिए लीस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? तो जो DEJ है, डेंटियो इनेमल जंक्शन, दैट इज लीस्ट रेजिस्टेंस फॉर केरीज अटैक। फिर विच थ्योरी एक्सप्लेन रूट सरफेस सेंसिटिविटी? मैंने बताया था कोई भी सेंसिटिविटी क्यों होती है, डेंटाइनल फ्लूइड के मूवमेंट के कारण। और कौन सी थ्योरी बताती है वो? हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी। कौन सी है? हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी। इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन कॉज्ड बाय डेंटाइनल फ्लूइड मूवमेंट, जो कि हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी बताती है। हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी किसने बताई थी? ब्रैनस्टॉर्म ने। ठीक है, यही मैंने बताया ना ये। अब यहाँ पे देख लो रूट केरीज के कुछ स्टेटमेंट। रूट केरीज इज मोर कॉमन इन ओल्डर एज ग्रुप, ठीक है। पुअर ओरल हाइजीन होती है, लोअर डिजिटल डेक्सट्रिटी होती है उनके अंदर, लोअर मोटिवेशन होता है, मोर जिंजाइवल रिसेशन होता है, इसलिए रूट सरफेस केरीज के होने के चांसेस ज्यादा है। रेपिडली प्रोग्रेसिंग होती है क्योंकि उसके ऊपर इनेमल होता नहीं है, सीमेंटम होता है जो कि बहुत थिन होता है। पेशेंट यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, जब तक लीजन पल्प के क्लोज नहीं पहुंच जाता तब तक पता नहीं चलता, इसलिए इसको रिस्टोर करना भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा समझिंजाइबल होता है। तो एक क्लासिफिकेशन तो हो गया अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अकॉर्डिंग टू लोकेशन प्राइमरी केरीज हो सकती है। प्राइमरी केरीज 3 टाइप की है, स्मूथ, पिट एंड फिशर एंड रूट केरीज। सेकेंडरी केरीज होती है जो रिकरेंट केरीज है, एक बार रेस्टोरेशन करिए उसके अराउंड जो केरीज हो रही है। सेकंड आ जाता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड केरीज एंड बैकवर्ड केरीज।
कई बार इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर मैं बहुत सिंपल सी बताता हूँ। फॉरवर्ड केरीज मतलब ऐसी केरीज जो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अगर इनेमल में केरीज बड़ी है, ये मान लो इनेमल की केरीज है और डेंटिन में केरीज छोटी है, सिंपल सी बात, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड केरीज, कि भाई इनेमल से डेंटिन में केरीज आ रही है। कई बार क्या होता है, डेंटिन के अंदर केरीज बड़ी होती है, इनेमल में केरीज छोटी होती है, तो ऐसा अपीयर होता है जैसे डेंटिन से इनेमल में केरीज आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड केरीज। सिंपल सा मीनिंग है ये, तो ये याद रखना। अगर इनेमल में केरीज डीजे से बड़ी है या इक्विवेलेंट है तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड केरीज। अगर इनेमल में केरीज डीजे से या डेंटिन से छोटी है तो उसको बोलेंगे बैकवर्ड केरीज। What is this type of caries called when caries in dentine is larger than enamel? Enamel में छोटी, dentine में ज्यादा, तो backward caries। सिंपल, ठीक है। रेजिडुअल केरीज कौन सी होती है? रेजिडुअल केरीज वो होती है कि आपने केरीज पूरी एक्सकेवेट कर दी, लेकिन अब आपको लगा कि पल्प एक्सपोर्ट हो सकता है, तो आपने इंटेंशनली कोई केरीज वहां पे छोड़ दी, उसको बोलते हैं रेजिडुअल केरीज। अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट, इंसिपिएंट एंड कैविटी। जब मैंने बताया था पहले जो इनेमल केरीज होती है उसको, व्हाइट स्पॉट जो दिख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिपिएंट। आप उसको रीमिनरलाइजेशन कर सकते हो। वहीं पे जब इनेमल ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो इनेमल ब्रेकडाउन के बाद उसको हम बोल देंगे कैविटेटेड केरीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्यूट और क्रॉनिक केरीज, ठीक है। क्या हुआ कि अगर केरीज सपोज वेरी फास्ट स्पेस पे, वेरी फास्ट पेस पे हो गई, वेरी स्पीडली, और विद इन 6 मंथ, ठीक है, इनेमल प्लस डेंटिन केरीज दोनों डीप डेंटिन तक पहुंच गई, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट, ठीक है। वहीं पे अगर एक केरीज है जो स्लो है, ठीक है, और आराम से 18 to 24 मंथ में जाके प्रोग्रेस हो रही है स्लोली, उसको क्या बोलेंगे, स्लो केरीज या क्रॉनिक केरीज। अभी इतनी स्लो है कि इसमें डीमिनरलाइजेशन होता है, ठीक है, फिर रीमिनरलाइजेशन हो जाता है, फिर थोड़ा और डीमिनरलाइजेशन होता है, फिर थोड़ा रीमिनरलाइजेशन होता है, तो इसलिए ये केरीज बढ़ भी रही है और उसके बाद फिर उसको रीमिनरलाइज भी हो रहे हैं। तो इतना टाइम मिल रहा है कि यहाँ पे आपके पिगमेंट्स जो आप कुछ खा पी रहे हैं वो सब डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इसका जो कलर होएगा वो कैसा होगा, ब्लैक कलर। यहाँ पे केरीज इतनी फास्ट है कि यहाँ पे कुछ पिगमेंट वगैरह डिपॉजिट नहीं हो सकते, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट केरीज, ठीक है। तो सॉफ्ट केरीज जो होती है वो कैसी होती है, वाइट इन कलर, ठीक है। और अरेस्टेड केरीज कैसी होगी, ब्लैक इन कलर। ये हार्ड इनकंसिस्टेंसी होती है, ये होती है स्मूथ इनकंसिस्टेंसी, सॉफ्ट इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। पेन, कोई ऐसा पेन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता है। पेन इनिशियल केरीज जैसे डेंटिन में पहुंचती है तब भी हो सकता है, जब डीप पहुंच जाए तब भी हो सकता है, ठीक है। पेन ऑन एक्सकेवेशन इज नॉट अ क्राइटेरिया टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज। ये कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सॉफ्ट है, ब्लैक है, हार्ड है, लेदरी इनकंसिस्टेंसी है, या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। एक्यूट केरीज बहुत स्पीडली होएगी, स्लो केरीज धीरे धीरे होएगी। इसको हम ई बर्नेटेड भी बोलते हैं, ठीक है। अरेस्टेड केरीज को हम ई बर्नेटेड भी बोलते हैं। तो ऐसे डिफरेंशिएट करना है आपको एक्यूट केरीज और क्रॉनिक केरीज को, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू हिस्टोलॉजिकल डेप्थ, अगर इनेमल तक एक्सटेंड करिए तो इनेमल केरीज, डेंटिन तक एक्सटेंड करिए तो डेंटिल को भी इन्वॉल्व करिए तो डेंटाइनल केरीज। तो आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ केरीज, ठीक है। और उसमें ये पीछे के नाम दे दे, एक्यूट केरीज, क्रॉनिक केरीज, फॉरवर्ड केरीज, बैकवर्ड केरीज, इनेमल केरीज, डेंटाइनल केरीज। तो आपको पता होना चाहिए हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से सिर्फ ये दोनों है, इनेमल और डेंटिनल। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो था अफेक्टेड डेंटिन और इन्फेक्टेड डेंटिन, ठीक है। इन्फेक्टेड डेंटिन आउटर मोस्ट था, जो डिके हो गया है, जहाँ पे डीमिनरलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों हो चुका है,
डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स भी। अफेक्टेड में सिर्फ डीमिनरलाइजेशन हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स इंटैक्ट है अभी, तो ये रीमिनरलाइजेबल है, इसको रीमिनरलाइज कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, नहीं है, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अफेक्टेड और इन्फेक्टेड डेंटिन को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? पहली बात तो इन्फेक्टेड डेंटिन हमेशा सॉफ्ट रहेगा, ये कैसा रहेगा, फर्म, लेदरी, ये अलग अलग टर्म्स यूज करोगे, या फिर हार्ड। फर्म, लेदरी और हार्ड, ये तीनों अफेक्टेड डेंटिन के लिए यूज करते हैं। सॉफ्ट डेंटिन इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्टेड डेंटिन। अब मैं ये तीनों का पता होना चाहिए, फर्म, लेदरी और हार्ड क्या होता है। सॉफ्ट डेंटिन तो वो डेंटिन है जिसको आपको एक्सकेवेट करना ही करना है, जिसको आपको निकालना है, ठीक है, और ये इजिली निकल जाता है, सॉफ्ट होता है, इजिली निकल जाता है। उसके बाद आता है फर्म डेंटिन। फर्म डेंटिन वो है जिसको आप नॉर्मल तो वो नहीं निकलेगा, नॉर्मली वो नहीं निकलेगा, लेकिन आप उसको प्रेशर लगाओगे, प्रेशर ऑन एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन में प्रेशर लगाओगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्म डेंटिन यूजुअली नहीं निकल सकता, यूजुअली वो सफिशिएंट हार्ड होता है, प्रोब या एक्सप्लोरर उसके अंदर नहीं जाएगा, बट आप उसको थोड़ा प्रेशर करोगे तो वो एक्सकेवेट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की जो ट्रांजिशन फेज होती है, सॉफ्ट और फर्म, उसको हम बोलते हैं लेदरी। सॉफ्ट और फर्म की जो ट्रांजिशन फेज है उसको क्या बोलेंगे, लेदरी, ठीक है। तो लेदरी डेंटिन इज अ फीचर ऑफ अरेस्टेड या फिर क्रॉनिक केरीज। क्रॉनिक केरीज का फीचर होता है लेदरी डेंटिन, याद रखना ये बात, ठीक है। सॉफ्ट केरीज इज acute caries, leathery consistency is seen in arrested और chronic caries। तो ये फर्म हो, लेदरी हो, हार्ड हो, सब क्या है, अरेस्टेड के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये लेदरी क्या क्यों है ऐसा, क्योंकि लेदरी के अंदर हार्ड होता है, ये शाइनी होता है, शाइनी अपीयरेंस, रफ अपीयरेंस नहीं होती, शाइनी अपीयरेंस होता है, ठीक है। प्रोब अगर डालने की कोशिश करो तो प्रोब पेनिट्रेट नहीं कर सकते तुम इसके अंदर, और हार्ड डेंटिन तो एक्सट्रीमली, जैसे स्क्लेरोटिक डेंटिन हो गया ऐसे। तो अफेक्टिव डेंटिन फर्म, लेदरी या हार्ड मिलेगा, इन्फेक्टेड डेंटिन सॉफ्ट मिलेगा। तो और कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप इसको, एक डाई होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी डाई है, 1% एसिड रेड सॉल्यूशन और 0.5% प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ये डाई और जो जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स डिसॉल्व हो गया है, डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, ये उसको कलर कर देगा। तो आप जो डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है उसको कलर कर देगा, तो जो कलर एरिया हो गया आप उसको रिमूव कर दो, तो ऐसा फील करते हैं कि हम आपने इन्फेक्टेड डेंटिन को रिमूव कर दिया और जो अफेक्टेड डेंटिन है वो रह गया। लेकिन इस डाई की एक ओवरकमिंग है कि ये कुछ ना कुछ अफेक्टेड डेंटिन को भी स्टेन कर देता है और वो ओवर रिमूवल में रिजल्ट करता है, ठीक है। फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछे इन्फेक्टेड डेंटिन और अफेक्टेड डेंटिन को किस डाई से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो एसिड रेड सॉल्यूशन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, इस डाई से आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या क्या डिफरेंस है इन्फेक्टेड और अफेक्टेड डेंटिन में, ये मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है। एक डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज मॉडरेट डेंटिन केरीज लीजन, व्हाट इज एडवांस्ड केरीज लीजन, ठीक है। एक ऐसा केरीज लीजन, ठीक है, जो चाहे कैविटी बनी हो या नहीं बनी हो, बट वो डेंटिन के इनर थर्ड पे डेंटिन के अंदर पहुंच गया है, बट अभी इनर थर्ड पे नहीं पहुंचा है, ठीक है। जैसे ये आपका इनेमल था ऊपर, इनेमल से डेंटिन को इन्वॉल्व कर लिया है, लेकिन जो डेंटिन का इनर थर्ड है इसको नहीं पहुंचा है, यहाँ तक इनर थर्ड अभी भी डेंटिन एकदम हेल्दी है, नॉर्मल डेंटिन है, तो उसको आप बोलोगे मॉडरेट केरियस लीजन। और जहाँ पे ये इनर थर्ड ऑफ डेंटिन एक्सपोज हो गया है उसको आप बोलोगे एडवांस या डीप केरियस लीजन। तो ये पूछ सकते हैं इस डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन डीप केरियस लीजन इज एक्सटेंडेड टू व्हाट लेवल, ठीक है।
the lesion have reached inner 1/3 of the dentine will be considered as advanced lesion. ठीक है, अब आ जाते हैं इनेमल केरीज की। इनेमल केरीज की जो जोन होती है, ठीक है, तो इसकी जोन कैसे याद करना है, जैसे हम करते हैं ना TDS, पता होगा फार्मा में हम करते हैं TDS, ड्रग प्रिस्क्राइब, तो इसको ऐसे ऐसे याद कर लो, TD और यहाँ पे B डाल दिया, TDBS, ठीक है। तो T मतलब ट्रांसलूसेंट जोन, मैं इनर टू आउटर बता रहा हूँ, इनर टू आउटर, ट्रांसलूसेंट जोन, फिर डीमिनरलाइज जोन, देन बॉडी ऑफ लीजन, और ये सरफेस जोन, ठीक है। ट्रांसलूसेंट जोन, डार्क जोन, बॉडी ऑफ लीजन, सरफेस जोन। तो जो सरफेस है वो तो सबसे आउटर मोस्ट है, ट्रांसलूसेंट जोन सबसे इनर मोस्ट है। ट्रांसलूसेंट जोन के अंदर जो पोर की परसेंटेज है वो 1.1% है। डार्क जोन में 2 to 4% पोर मिलते हैं। बॉडी ऑफ लीजन में सबसे ज्यादा मिलते हैं 5 to 25%। सरफेस जोन में पोर वापस कम हो जाते हैं, लेस देन 1%। ये इंटैक्ट होती है, ठीक है। तो जो इनर मोस्ट है ये है ट्रांसलूसेंट, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये ट्रांसलूसेंट जोन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पोर की क्वांटिटी बहुत कम है, 1%। ये स्टिल 10 टाइम्स हायर देन नॉर्मल है, ठीक है, बट स्टिल पोर्स बहुत कम है, ओके। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट जोन। अब इसको ट्रांसलूसेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि जब हम इसके अंदर ये जो 1% पोर है, इसमें एक डाई डालते हैं, कौन सी, क्विनोलोन। ये क्विनोलोन इस पोर्स में इजीली पेनिट्रेट कर जाती है और वहां पे जो भी एयर इनकॉर्पोरेटेड है उसको हटा देती है, और जब पोलराइज लाइट के अंदर देखेंगे तो वहां पे ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस आती है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट जोन, जो सबसे अंदर है। डार्क जोन में पोर्स होते हैं थोड़े और छोटे, और नंबर्स होते हैं ज्यादा, 2 to 4%। तो आप उसको जो क्विनोलोन डाई डाली है ये उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो सारी की सारी एयर नहीं निकल पाती, तो जब पोलराइज लाइट में देखते हैं तो वहां पे अपीयरेंस आती है डार्क, तो इसको बोलते हैं डार्क जोन। उसके बाद इससे ऊपर आती है मेन बॉडी ऑफ द लीजन, इसमें पोर परसेंटेज और बढ़ जाता है 5 to 25%। और फाइनल आ जाता है सरफेस जोन, जो इंटैक्ट होती है, जिसमें पोर परसेंटेज काफी कम हो जाता है। तो ये 4 पोर्शन है इनेमल केरीज के, ये आपको पता होना चाहिए सरफेसेस का। फिर आ जाती है डेंटाइनल केरीज, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ तीनों, कि सपोज ये केरीज प्रोग्रेशन है, अब मैं आपसे खुद ही बताऊंगा। ये है पल्प और डेंटिन का इंटरफेस, तो वन कौन सा बनेगा इसमें, हमेशा पल्प और डेंटिन इंटरफेस पे हमेशा रिएक्टिव डेंटिन या रेपिडिव डेंटिन बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ट्रांसलूसेंट डेंटिन या जोन, ये ट्रांसलूसेंट डेंटिन, एस शेप का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक डेंटिन। ये सबसे हार्ड डेंटिन है, इसको हम ट्रांसलूसेंट नाम से भी जानते हैं या सब ट्रांसपेरेंट से जानते हैं। फिर इसके ऊपर क्या मिलेगा हमको, जोन ऑफ डीमिनरलाइजेशन, तो ये रेड वाला यहाँ पे क्या है, जोन ऑफ डीमिनरलाइजेशन। उसके बाद आप देखो बैक्टीरियल इन्वेजन है यहाँ तक, ठीक है, जोन ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन और पेरिफेरल रोड डिस्ट्रक्शन, ये सब है 4 and 5 में, ठीक है, 4 and 5। तो बैक्टीरिया इधर तक है, तो इसको जोन ऑफ, हम इसको इन्फेक्टेड डेंटिन भी बोल सकते हैं, ठीक है, टर्बिड डेंटिन भी बोल दो, चाहिए बॉडी ऑफ डेंटिन बोल दो, जोन ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये 4 और 5 है इन्फेक्टेड, डीमिनरलाइजेशन, स्क्लेरोटिक, और ये जो उसके बाद स्क्लेरोटिक के बाद नॉर्मल डेंटिन होता है, नॉर्मल के बाद कौन सा है सबसे इनर मोस्ट, रेपिड डेंटिन, इन केस मॉडरेट अटैक है तो ये सब आ जाता है अफेक्टेड डेंटिन। अब मैंने जैसे बताया था नेक्रोटिक या कंटामिनेटेड जोन, ये कैसी होती है, सॉफ्ट, ठीक है। आउटर मोस्ट कैसी है, सॉफ्ट, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। डीमिनरलाइज जोन में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मैक्सिमम टाइम नहीं होता, ठीक है, लेकिन स्टिल ये डीमिनरलाइजेशन है। और यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, लेदरी। लेदरी कंसिस्टेंसी वो है जो सॉफ्ट और फर्म के बीच में
ट्रांजिशन जोन है। फर्म डेंटिन मतलब सफिशिएंट हार्डनेस है, मतलब हार्ड डेंटिन है, बट जो नॉर्मल एक्सकेवेशन पे रिमूव नहीं होगा, लेकिन फर्म डिजिटल अगर प्रेशर लगाया गया तो हो सकता है वो डेंटिन रिमूव किया जा सकता है। हार्ड डेंटिन वो है जो डिजिटल एक्सकेवेशन पे प्रेशर लगाने पे भी एक्सकेवेट ना हो। तो जो अंदर की 4 जोन है, डीमिनरलाइज जोन हो गई, ट्रांसलूसेंट मतलब स्क्लेरोटिक जोन हो गई, साउंड डेंटिन हो गई या टर्शियरी डेंटिन हो गई, ये सब के अंदर ये कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, जो कि एक क्रॉनिक केरीज में भी देखने को मिलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट चीज है ये, लेटेस्ट आर्टिकल में इसी तरह एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो इस पे आप नियर बाय एग्जाम में एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्लेरोटिक डेंटिन एंड नॉर्मल डेंटिन हैव व्हाट? स्क्लेरोटिक डेंटिन मैंने बताया था नॉर्मल डेंटिन से ज्यादा मिनरलाइज्ड होगी। ठीक है, स्क्लेरोटिक डेंटिन हैज मोर मिनरल कंटेंट। व्हिच चेंजेस इज नॉट सीन इन अफेक्टेड डेंटिन? अफेक्टेड डेंटिन कौन सा है? अंदर वाला, जो कि स्क्लेरोटिक है, हार्ड है, या फिर रेप्रेटिव डेंटिन है। तो क्या नहीं देखने को मिलेगा? लॉस ऑफ मिनरल फ्रॉम इंटरट्यूबुलर डेंटिन, लॉस ऑफ कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, ये नहीं देख, क्योंकि ये किसका फीचर है? इन्फेक्टेड डेंटिन। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का डिसोल्यूशन किस में देखने को मिलेगा? इन्फेक्टेड डेंटिन में। ठीक है, क्योंकि अफेक्टेड डेंटिन के अंदर लॉस ऑफ मिनरल फ्रॉम इंटरट्यूबुलर डेंटिन, यस, डीमिनरलाइजेशन देखने को मिलेगा, उसी के रेस्पॉन्स में बाद में रीमिनरलाइजेशन होता है। सॉफ्टर देन नॉर्मल डेंटिन नहीं, सॉफ्टर देन नॉर्मल नहीं, हार्ड है। स्टिमुलेशन प्रोड्यूस पेन, हाँ, स्टिमुलेशन प्रोड्यूस पेन। ठीक है, डीप डीपर स्टेज में होता है तो स्टिमुलेशन कैन प्रोड्यूस पेन। तो बी इज द आंसर, क्योंकि ये नहीं होता है। ठीक है, सॉफ्ट, अच्छा, ये सॉफ्टर देन नॉर्मल डेंटिन, यस, अगर डीमिनरलाइज्ड डेंटिन है तो यस, ये सॉफ्टर देन नॉर्मल डेंटिन रहेगा, सिर्फ डीमिन। लेकिन स्क्लेरोटिक डेंटिन की बात करें तो स्क्लेरोटिक डेंटिन नॉर्मल डेंटिन से ज्यादा मिनरलाइज होता है। तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा? बी। ये वाला स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, जोन ऑफ डिमिनरलाइजेशन के लिए ठीक है, जोन ऑफ स्क्लेरोटिक डेंटिन के लिए गलत है। फिर नेक्स्ट है staining procedure used to differentiate between affected and infected dentin stain only which part? तो मैंने बताया था irreversibly denatured collagen, इसको ये करेगा। ठीक है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। अब ये कुछ स्टेटमेंट है, प्रोग्रेशन ऑफ केरियस लीजन, इसमें कितना टाइम लगता है, तो ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, ये कभी भी आपको किसी भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। The time of progression from incipient caries to cavitation is estimated to be 18 month plus or minus 6 month। ठीक है, कितने टाइम में केरीज इंसिपिएंट से कैविटेटेड केरीज में कन्वर्ट हो जाती है? यूजुअली 18 प्लस माइनस 6 मंथ, ये नॉर्मल है। ठीक है, एक टूथ इरप्ट होने के बाद पीक रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ न्यू लीजन अकर आफ्टर हाउ मच टाइम? 3 years। ठीक है, पीक रेट फॉर इंसिडेंस ऑफ न्यू लीजन अकर आफ्टर 3 year ऑफ इरप्शन ऑफ टूथ, ये भी एक एमसीक्यू आ सकती है। ये सब स्टेटमेंट में से डायरेक्ट लाइन उठाई हुई है जिसमें से पोटेंशियल एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, अगर कोई पुअर ओरल हाइजीन रखे और फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू सुक्रोज करे तो 3 हफ्ते के अंदर इंसिपिएंट लीजन डेवलप हो सकते हैं। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, इफ बोथ पुअर ओरल हाइजीन एंड फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू सुक्रेज कंटेनिंग फूड is there in an individual, in how much time incipient lesion can be produced? 3 weeks के अंदर। ठीक है, अगर किसी के अंदर रेडिएशन इंड्यूस जीरोस्टोमिया है, ठीक है, तो क्लिनिकल केरीज एविडेंट कितने टाइम में हो जाएगी? 3 months में हो जाएगी। तो ये जस्ट लाइंस हैं, हो सकता है कोई इंडिविजुअल इन लाइंस को उठा के एमसीक्यू बना दे, इसीलिए मैंने ये लाइंस आपके में को बता दी हैं, आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है,
अगर कोई अपने दांत साफ ना करे 3 हफ्ते के अंदर केरीज हो सकती है, इंसिपिएंट केरीज। अगर किसी में जीरोस्टोमिया है तो 3 मंथ्स के अंदर रेडिएशन के बाद केरीज हो सकती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये नॉर्मल इनेमल ट्रांसलूसेंट होता है, ड्राई करेंगे तो भी ट्रांसलूसेंट, सरफेस टेक्सचर स्मूथ होता है, हार्डनेस हार्ड होती है। हाइपोकैल्सिफाइड इनेमल मतलब फ्लोराइड वाला, हाइड्रेटेड पे भी ओपेक रहेगा, डेसिकेटेड पे भी ओपेक रहेगा, सरफेस टेक्सचर रहेगा स्मूथ, हार्डनेस रहेगी हार्ड। इंसिपिएंट केरीज जो है वो हाइड्रेट करने पे तो वापस ट्रांसलूसेंट हो जाता है, ड्राई करने पे ओपेक रहता है, सरफेस टेक्सचर उसका रफ रहता है, सरफेस हार्डनेस उसकी सॉफ्ट रहती है। अगर आप एक्सप्लोरर से करोगे तो कहीं ना कहीं आप उसको डिचिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यू आ सकता है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। Which factor is considered as best predictor for future dentinal caries? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है एमसीक्यू एग्जाम में। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो फ्यूचर डेंटिनल केरीज के बारे में बेस्ट प्रिडिक्शन दे सकता है? तो इसमें से पास्ट केरीज एक्सपीरियंस, मेडिकल मॉडल पे ही कि पहले उसके कितने केरीज थी, फिर कितने रिस्टोर होगी, और उसके बाद उसका कितना टाइम तक क्या रहा। तो पास्ट केरीज एक्सपीरियंस इज द बेस्ट प्रिडिक्टर फॉर फ्यूचर डेंटाइनल केरीज। ये बात याद कर लो अपने दिमाग में। which is not true for an arrested remineralized lesion। arrested मतलब कि chronic, या फिर हम उसको बोले eburnated dentin, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है? more resistance to subsequent caries, yes it is more resistance क्योंकि ये remineralized होता है। it is intact but discolored, yes over the time में ये caries हो रही है तो यहाँ remineralization का टाइम मिल रहा है इसलिए ये ब्लैक कलर का दिखेगा। color is due to metallic ion and trapped organic debris, yes color is due to all of this। should always be restored, no। arrested lesions को excavate करने की जरूरत नहीं है और उसको as it is छोड़ सकते हो, तो इसलिए उनको रिस्टोर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा केरीज का बेसिक्स कवर हो गया है आज। कल हम ये डायग्नोस्टिक टेक्निक और वो पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्लस में कुछ केरीज रिस्क असेसमेंट और मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो हम कल कवर करेंगे। ठीक है, आज का हमारा केरीज का टॉपिक जो बेसिक केरीज है वो कवर हो गया है। इसको आप ओरल पैथोलॉजी वाले में से, ठीक है, ये कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में से और पीडो वाले में से, जहाँ पे भी आपको केरीज के बारे में क्वेश्चंस मिलते हैं आप वहां से सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। बाकी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है जिसपे क्वेश्चन आता है वो मैं आपको कल कराऊंगा इवनिंग टाइम में ही। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम आई हो क्लास में तो मुझे बता दीजिएगा मैसेज करके, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, आज के लिए गुड बाय और स्टडी वेल। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके जो टॉपिक्स हैं 3 सब्जेक्ट डेंटल मटेरियल, एंडो और कंजर्वेटिव, मैं खुद पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो नीट में आपके 28 क्वेश्चन आने इन 3 टॉपिक से, उसमें से आप कम से कम 25 क्वेश्चन आपकी आंखों से देखे हुए हैं। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। 25 क्वेश्चन आप इजीली उसमें से सॉल्व कर सकते हो जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और अब हम आप लोगों के साथ ही हैं। अगर ये कोविड चला जाता है तो शायद हम फिजिकली भी मिले कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अगर ये कोविड नहीं जाता है तो हम क्या कहते हैं जूम क्लासेस में तो मिलेंगे ही। ओके, अभी मेरा क्लासेस चलेंगे काफ़ी टाइम तक, तो आप आराम से इनको बेनिश्चिंत होकर अटेंड कीजिए। ऑल द बेस्ट।